अब मैं पिछले 15 साल से तकरीबन सेल्स के साथ मुंसलिक हूँ और मेरा जो रोल है वो FMCG चूँकि कैटेगरी है जिसके अंदर मैं काम कर रहा हूँ, तो मेरा रोल नेस्ले की प्रोडक्ट की सेल्स से रिलेटेड है। तो आज मैं जितनी बात करूँगा उन बातों के अंदर मैं थ्योरेटिकल बातों से ज़्यादा आपको वो प्रैक्टिकल एरियाज़ दिखाऊंगा कि हम सेल्स को प्लान किस तरह से करते हैं, चैनल्स क्या होते हैं, कैटेगरीज़ क्या होती हैं, और हम उन चैनल और कैटेगरी और अपनी सेल्स की प्लानिंग को किस तरह से ड्राइव करके चलते हैं, फोरकास्टिंग कैसे करते हैं, फोरकास्टिंग के बाद सेल्स के अंदर जो हमारे इश्यूज़ आ रहे होते हैं, जो प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं, हम कौन कौन से चैलेंजेस हैं जिनको फेस करते हैं और उन चैलेंजेस को किस तरह से रिजॉल्व करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये इंटरेस्ट डेवलप कर पाएगा। तो आप की एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, आप आज के दिन में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम क्या सीखेंगे या आपको क्या सीखने का मौका मिलेगा। थोड़ा सा टू वे करते हैं, मैंने भी काफ़ी बातें कर ली हैं, अब थोड़ी थोड़ी आपसे बातें कराते हैं। तो क्या लर्निंग एक्सपेक्टेशंस हैं जो आप लेके यहाँ पे आए हैं। सेल्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं, ज़बरदस्त। और इसके अलावा कस्टमर्स की साइकी क्या है, कैसे समझ सकते हैं कि इस कस्टमर को या फलाने कस्टमर को कैसे सेल किया सकता है, कैसे सेल की जा सकती है। हर बंदा डिफरेंट है, बिल्कुल ठीक है, हर बंदे के लिए सेल्स टैक्टिक भी डिफरेंट, बिल्कुल ठीक है। तो वो थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि किस टाइप का क्लाइंट हो तो उस टाइप कैसे बात करें। सर आपने जैसे बात की कि कस्टमर मतलब रिलेशनशिप के ऊपर बात की, तो उसको हम थोड़ा सा देखेंगे कि उसका क्या इम्पैक्ट आता है आपकी सेल्स पे। बिल्कुल ठीक हो गया, B2B बड़ा अच्छा सीख सकते हैं। बिल्कुल सही, B2B हमने बिजनेस टू बिजनेस किस तरह कम्युनिकेट करना है, ठीक है, सही, ये आप सीख सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। मैंने भी आधा सेलमैन काम किया कैनोली वर्ल्ड के अंदर, ज़बरदस्त। 3 मंथ काम किया था, बिल्कुल स्टार्ट के अंदर बैक एंड फॉरवर्ड स्टार्ट हुआ, मैंने वहाँ से काफ़ी चीज़ें सीखी, ठीक है सेल में। लेकिन मैं आगे वो नहीं किया, मैं उसके बाद अपने बिजनेस स्टार्ट करके अल्हम्दुलिल्लाह मैं बेहतर ही। अच्छा माशाल्लाह। तो अब आप रीजनल मैनेजर हैं तो आप जो चीज़ें सीख सकते हैं वो तो एक बिल्कुल सेल्स और रीजनल मैनेजर। सही, चलें, गुड, ज़बरदस्त। और इसके अलावा लर्निंग ऑब्जेक्टिव स्ट्रेटजीज जो होती हैं सेल्स को लेके, सेल्स आगे फॉरवर्ड करने के लिए, तो उस पर भी आप डेफिनेटली आप सीखते हैं। बिल्कुल सही है। सेल्स के बारे में वैसे अगर मैं आपसे थोड़ा सा ओवरव्यू लूँ तो सेल्स के बारे में आप लोग क्या जानते हैं या आप सेल्स को कैसे डिफ़ाइन करेंगे। अगर मैं वैसे आपसे एक सवाल करूं कि एक्सचेंज ऑफ गुड होती है, एक्सचेंज ऑफ गुड होती है, और इसके अलावा सेल्स आर्ट है, एक आर्ट है, किसी को बिल्कुल डिमांड के हिसाब से अपने प्रोडक्ट को देना, उनको देना, बिल्कुल सही है। और इसके अलावा किसी का ओवरव्यू सेल्स से रिलेटेड। आर्ट को वही जिस तरह मैंने कहा आर्ट है, और आर्ट को सही तरह अंजाम देने का जो क्या कहते हैं मेरे तरीका है ना, वो ये है कि सेल विदाउट सेलिंग। विदाउट सेलिंग, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। यानी कि सॉल्यूशन बेच रहे हैं आप, जैसा कि आपका मसला है, आपका सॉल्यूशन, ज़बरदस्त सॉल्यूशन है, सर्विसेज बेच रहे हैं, सर्विसेज बेच रहे हैं, बिल्कुल सही है। और किसी का सेल से रिलेटेड पॉइंट। प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एंड डिलीवरिंग द गुड्स और सर्विसेज टू अ स्पेसिफिक डिजायर्ड पर्सन। बिल्कुल सही है। आप जो कोर्स यहाँ पे पढ़ रहे हैं वो आपका मार्केटिंग से रिलेटेड है ना पूरा। आज ये पहली गुफ्तगू है जो हम सेल्स के ऊपर कर रहे होंगे, राइट, ऐसे ही। इससे पहले सेल्स के ऊपर किसी तरह की बात नहीं हुई। सही सही सही। तो चलें, अच्छी बात है, बड़ा ज़बरदस्त मौका है। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको एक FMCG का जो सेल्स का जो पर्सपेक्टिव होता है उसको ड्राइव करा के लेके चलूँ। जो बात आप सेल्स से रिलेटेड कर रहे हैं बिल्कुल ऐसे ही है कि एक एक्सचेंज है, एक्सचेंज ऑफ वैल्यू है। आप बीइंग कंज्यूमर कुछ पे करते हैं और उसके बदले में कुछ वैल्यू रिसीव करते हैं। एक बंदा 70 रुपये देता है और पानी की एक बोतल ख़रीदता है। वो जो 70 रुपये उसने पे किए वो उसके अगेंस्ट एक्सपेक्ट करता है कि मुझे 70 रुपये की वैल्यू वापस मिले। और वैल्यू प्राइस कंपैरिजन के अंदर ज़्यादा वैल्यू एक्सपेक्ट की जाती है कि मुझे बदले में ज़्यादा वैल्यू मिले। और ये जो नीड्स होती हैं ना, नीड्स, सारी की सारी स्टोरी यहाँ पे कहीं आके रुकती है कि नीड अवेलेबल है। अगर अवेलेबल है
तो नीड से डिज़ायर का सफ़र कैसे होगा, नीड डिज़ायर कैसे बनेगी, क्यूरियोसिटी किस तरह से पैदा होगी, उस क्यूरियोसिटी को फुलफिल करने के लिए जो सोल्यूशन अवेलेबल होता है उसी का नाम सेल्स होता है। वो जो नीड नीड क्या होती है, नीड ज़रूरत होती है। ज़रूरत क्या होती है, ज़रूरत को मैं एक छोटी सी मिसाल से वाज़े कर दूं कि मेरा पेट खाली है और मेरा पेट भरा हुआ होना चाहिए। ये जो मेरी करंट स्टेट है, ये मेरा खाली पेट है, और जो मेरी डिज़ायर्ड स्टेट है वो ये है कि ये भरा हुआ होना चाहिए। इन दोनों के दरमियान जो गैप होता है दैट इज कॉल्ड नीड। करंट स्टेट और डिजायर्ड स्टेट, इन दोनों के दरमियान का जो गैप है दैट इज कॉल्ड नीड। आपके पास कस्टमर नहीं है, आप कस्टमर लाना चाहते हैं। अगर मतलूबा कस्टमर आ जाएं तो ये गैप ख़त्म हो जाता है, गोया नीड सेटिस्फाई हो जाती है। वांट किसे कहते हैं कि उसी खाली पेट को भरने के लिए मल्टीपल चॉइसेस जो अवेलेबल होती हैं, दैट इज कॉल्ड वांट्स। कि मैं उसको बिरयानी से भर सकता हूँ, मैं उसको खाना खा के रोटी और सालन से भर सकता हूँ, मैं उसको किसी और अल्टरनेट से, ये जो अल्टरनेट्स अवेलेबल होते हैं इनको कहते हैं वांट्स। तो ये जो सेल्स है ना, इस सेल्स का थीम, अस्सलाम वालेकुम, शुरू ही नीड से होता है और नीड्स और वांट्स का सफ़र करता रहता है। ये बात कहीं ना कहीं इसी के आसपास घूमेगी। एफएमसीजी के अंदर जब कोई बंदा किसी दुकान के ऊपर ऑर्डर बनाने के लिए जाता है तो दुकानदार उसको पहला जवाब देता है कि मुझे तुम्हारी प्रोडक्ट नहीं चाहिए। अब ये जो नहीं चाहिए होती है, इस नहीं के पीछे 3 वेरिएबल्स होते हैं। उन 3 वेरिएबल्स को हम अपनी लैंग्वेज के अंदर मैन अप्रोच कहते हैं, MAN। मैन का मतलब ये होता है कि मनी, अथॉरिटी एंड नीड। ये 3 चीज़ों का वजूद होना चाहिए उस जगह के ऊपर। अगर इन 3 चीज़ों का वजूद है तो ट्रांजैक्शन होगी, तो सेल्स होगी। अगर 3 चीज़ों में से कोई एक वेरिएबल भी ऐसा हो कि जो बीच में से मिसिंग पार्ट हो तो सेल नहीं हो सकती। बंदा गया दुकान के ऊपर, उसने जाके कहा कि मैं आपसे ऑर्डर लेने के लिए आया हूँ। बंदे ने कहा, जो दुकानदार था उसने कहा मेरे पास पैसे नहीं हैं, आप जोर लगा लें, सेल्स नहीं होगी। दुकानदार के पास गए, पैसे मौजूद हैं उसके पास, लेकिन स्टॉक पड़ा हुआ है। जो आप बेचने के लिए उसके पास गए थे वो पड़ा हुआ है, वो नहीं खरीदेगा आपसे। पैसे हैं उसके पास लेकिन नीड नहीं है इस वक्त उसकी। अब तीसरी स्टेट की है कि दुकानदार ने अपने बच्चे को दुकान के ऊपर बिठा दिया हुआ है और वो बच्चा दुकान के ऊपर अवेलेबल है, लेकिन डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी नहीं है उसके पास। अब बंदा चला गया, वो जाके कोशिश कर रहा है, जोर लगा रहा है, वो कहता है भाई अब्बा लेंदा मैं ला ही नहीं सकता, मुझे क्या पता। नीड भी है, खाली हुआ है स्टॉक उसके पास, पड़ा हुआ ही नहीं है, लेकिन वो आपको ऑर्डर नहीं दे रहा। ऑर्डर इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि राइट पर्सन नहीं है। तो वो जो राइट पर्सन था ना, जो बेसिकली परचेज़र है, जिस बंदे ने ख़रीदना है, जिसके पास अथॉरिटी है ख़रीदने की, वो बंदा अवेलेबल नहीं है। अगर मैं चैनल्स के पर्सपेक्टिव में जाके बात करूं तो बड़े चैनल्स के ऊपर, जो मॉडर्न ट्रेड के चैनल होते हैं, उनके ऊपर परचेज़र अलहदा होते हैं। आप जाके मैनेजर का सर खाते रहें, वो आपको ऑर्डर नहीं दे सकता क्योंकि ऑर्डर तो परचेज़र ने बनाना है। तो परचेज़र आप ढूंढते फिरेंगे, परचेज़र मिलेगा तो बात बन सकेगी। तो ये एक अप्रोच है सेल्स की कि मनी, अथॉरिटी एंड नीड, इन 3 चीज़ों का एक ही वक्त में मौजूद होना ज़रूरी है, तब जाके सेल्स ट्रांजैक्शन हो रही होगी। ठीक है, तो ये तो बात थी थोड़ी थोड़ी मोटी मोटी सेल्स से रिलेटेड, लेकिन बात हमने शुरू की थी नीड से, और नीड से ही बात को हम एक एक करके आगे लेके चलते जाएंगे। ये एक छोटी सी चीज़ यहाँ पे मैंने लिखी थी, लर्न, अनलर्न और रीलर्न। ये आम तौर पे शायद सुना हुई या देखा हुई, नज़रों से गुजरी हुई बातें होंगी। ये एजुकेशन की एक मॉडर्न डेफिनेशन है। ठीक है, पुराने दौर में होता था, एजुकेशन और तरह से होती थी।
लेकिन आज की तारीख में जो सबसे बड़ा चैलेंज मैं फेस करता हूँ या मेरी तरह के जो लोग फेस करते हैं वो ये फेस करते हैं कि वो अनलर्न नहीं कर पाते। जब भी आप एक्सपीरियंस लेके किसी और जगह के ऊपर जाते हैं तो उस एक्सपीरियंस के बाद चूंकि दौर तब्दील होता जा रहा है। मैं इसको थोड़ा सा और आसान करके समझाता हूँ कि मिसाल के तौर पे मेरे एक लाइन मैनेजर थे, वो उनका ना बड़ा ज़्यादा डिक्टेटर स्टाइल था। वो डंडा लेके हर वक्त लोगों के पीछे पड़े रहते थे। उसी डंडा सर्विस से वो काम कराते होते थे, उसी को लेके वो चल रहे होते थे और उसी को लेके चलते रहे। दौर बदल गया। दौर ऐसे बदल गया कि अब जिस दौर के अंदर वो आ गए उस दौर के अंदर आपकी जनरेशन चेंज हो गई। आप जनरेशन जी की तरफ चले गए, उसमें जनरेशन के जो एट्रीब्यूट्स थे वो बदल गए। अब जब उन्होंने वही सेम तजर्बा जो है उस नई जनरेशन के ऊपर लगाने की कोशिश की, अगलों ने उनको उठा के तो किसी जगह पे पिनलाइज करवा दिया। तो बंदा वही है, तजर्बा भी उसका वही है, लेकिन वो अपने आप को अनलर्न नहीं कर पा रहा। तो अडेप्टेबल टू चेंज होना सेल्स के अंदर या फ्लेक्सिबल होना आज और आने वाले हर दौर में एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ज़रूरत रहेगी अगर आप सेल्स को लेकर चलना चाह रहे हैं। और बिलखुसूस बहुत सारे लोग बीच में ऐसे हैं जो टेक्नोलॉजी से एसोसिएटेड हैं। तो टेक्नोलॉजी तो बड़ी तेज़ी से तब्दील होती है, तो आपको ये आर्ट सीखना होगा कि मुझे अनलर्न कैसे करना है। जब आप अनलर्न करेंगे तो आप रीलर्न करेंगे। तो ये भी एक सेल्स की बेसिक चीज़ है और इस बेसिक चीज़ को हम आगे लेके चलेंगे। यहाँ पे दो बातें और की हैं, एक सेलिंग से रिलेटेड है और एक निगोसिएशन से रिलेटेड है। सेलिंग और निगोसिएशन का कोई फ़र्क बता सकता है कि सेलिंग क्या होती है और निगोसिएशन क्या होती है? क्योंकि सेलिंग के ऊपर तो हमने बहुत सारी बात की। निगोसिएशन किसे कहते हैं? Negotiate is to make it possible to towards the sale. टूवर्ड्स द सेल। Whatever we discuss, whatever we talk, that is a negotiation. निगोसिएशन एक टू वे प्रोसेस है। सेलिंग पे आके बात कहीं ना कहीं रुक जाती है और बात फिर आगे चल रही होती है। निगोसिएशन जो है वो सेलिंग के बाद भी शुरू हो सकती है और सेल्स के एक्शन से पहले भी शुरू हो सकती है। तो ये थोड़ी सी बात इसके ऊपर है। ये जब आप आगे जैसे जैसे हम जाते जाएंगे, यहाँ पे मैं एक दो चीज़ें, एक मॉडल है छोटा सा, वो आपके सामने रखूँगा, लेकिन मैं उस मॉडल के अलावा थोड़ी सी गुफ्तगू और भी करना चाहूँगा जो इस मॉडल से हट के होगी। वो होगी सेल्स प्लानिंग से रिलेटेड। और मैं आपको थोड़ा सा कमर्शियल प्लान्स के हवाले से बताऊंगा कि सेल्स प्लानिंग किस तरह से कर रहे होते हैं। और ये जितनी भी FMCG कंपनीज आपको पाकिस्तान के अंदर काम करती हुई नज़र आएंगी, ये किस तरह से अपनी सेल्स फोरकास्ट करते हैं। फिर जब चैनल्स की हम बात करेंगे तो चैनल्स के अंदर फिर मैं थोड़ा सा ओवरव्यू आपको ई-कॉमर्स से रिलेटेड भी दे रहा हूँगा कि ई-कॉमर्स किस तेज़ी से ग्रो कर रहा है, किस तरतीब से आगे चलता जा रहा है और क्या क्या काम है जो ई-कॉमर्स से रिलेटेड अब तक हो रहे हैं और आगे किस तरह से ऑर्गेनाइजेशंस ट्रांसफॉर्म करती जाएंगी। अच्छा, सेल्स में जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन जब अपने सेल के प्रोसेस को स्टार्ट कर रही होती हैं तो वो प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो रहा होता है विद कमर्शियल प्लान्स। कमर्शियल प्लान को हम अपनी टेक्निकल टर्म के अंदर इंटीग्रेटेड कमर्शियल प्लान कहते हैं। इंटीग्रेटेड कमर्शियल प्लान उसको क्यों कहते हैं? इंटीग्रेटेड कमर्शियल प्लान उसको इसलिए कहते हैं क्योंकि उसके अंदर मार्केटिंग भी इन्वॉल्व होती है, उसके अंदर फाइनेंस भी इन्वॉल्व होता है, उसके अंदर HR भी इन्वॉल्व होता है, उसके अंदर प्रोडक्शन भी इन्वॉल्व होती है, उसके अंदर सेल्स भी इन्वॉल्व होती है। जितने भी किसी ऑर्गेनाइजेशन के डिपार्टमेंट्स होते हैं ये सारे के सारे उस एक कमर्शियल प्लान के साथ जुड़े होते हैं। अब जब कमर्शियल प्लान की हम बात करते हैं तो कमर्शियल प्लान से कुछ टाइम पहले ये हर साल में तमाम जितनी ऑर्गेनाइजेशन आपको पाकिस्तान के अंदर या ग्लोबली ऑपरेट करती हुई नज़र आएंगी वो सारी कमर्शियल प्लानिंग पे काम करती हैं कि भाई सेल्स को हमने प्लान कैसे करना है, आने वाला साल हमारा कैसा होगा। इस कमर्शियल प्लानिंग से 2 महीने पहले एक और प्रोसेस होता है जिसको I&Os कहा जाता है। I&Os की डिस्कशन शुरू हो जाती हैं जैसे ही आप जून में एंटर होते हैं। आज जून में एंटर हुए तो अगले साल के I&Os बनने शुरू हो जाते हैं। I&Os क्या होता है मैं आपको भी वो भी बताता हूँ। I&Os जो है ये I स्टैंड्स फॉर इश्यूज एंड O स्टैंड्स फॉर अपॉर्चुनिटीज।
ठीक है, ये तकरीबन जेनेरिक बात होगी, तकरीबन हर फील्ड के अंदर ही काम करेगी कि हमें कौन से इस वक्त इश्यूज हैं जो फेस करने पड़ रहे हैं और मार्केट के अंदर कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो अवेलेबल। अगर आप इस बात को और ज़रा बारीकी में जाके देखें तो आपको पता ये लगेगा कि इश्यूज जो हैं वो इंटरनल फैक्टर है, वो आपसे रिलेटेड है, और अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो एक एक्सटर्नल फैक्टर है जो कि मार्केट से रिलेटेड है, जो कि एक्सटर्नल फैक्टर है। मैं मिसाल यहाँ पे साथ ही बीच में लेके चलूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं एक कैटेगरी जिसको ऑपरेट कर रहा हूँ उसका नाम है नेस्ले प्योर लाइफ। एक वाटर का ब्रांड है और उस वाटर के ब्रांड को मैं प्लानिंग पार्ट के अंदर लेके जाने वाला हूँ और मैं INOs के ऊपर काम कर रहा हूँ। अब INOs के अंदर मैं क्या देखूँगा, मैं अपना आप देखूँगा, मैं कहाँ पे ऑपरेट कर रहा हूँ, मेरी कवरेज कितनी है, मेरे पास रिसोर्सेज कितने हैं, मेरे पास डिस्ट्रीब्यूटर कितने हैं, मेरे पास ऑर्डर बुकर्स कितने हैं, मेरे पास डिलीवरी वाले लोग कितने हैं, मेरे पास पर डे सप्लाई चेन का क्या स्ट्रक्चर है, मेरे पास फैक्ट्री में प्रोडक्शन कितनी हो सकती है, मेरे पास फ्लीट कितना अवेलेबल है, मेरे पास फाइनेंसिस की क्या सिचुएशन है, मेरे पास कैपिटल कितना है, मेरे पास कितना ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल है, उन ह्यूमन रिसोर्स के साथ कौन सी चीज़ें एसोसिएटेड हैं जिसका मैं गैप एनालिसिस कर सकता हूँ। तो मैं अपनी स्ट्रेंथ्स देखूँगा और अपनी स्ट्रेंथ्स लेके उनके ऊपर मैं उन स्ट्रेंथ्स को इस्तेमाल करने की बात करूँगा, और अगर मुझे कहीं लूप होल नज़र आ रहे होंगे तो मैं उन लूप होल्स को फिक्स करने की बात जून में कर रहा हूँ कि जो अगले साल मैंने एक्टिविटीज़ करनी हैं उन एक्टिविटीज़ के हवाले से मेरे पास क्या लूप होल्स हैं। मुझे लाहौर को 4 हिस्सों में तकसीम करना है, मुझे फैसलाबाद को इस नोट के ऊपर लेके आना है कि वहाँ पे मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर मार्केट के अंदर डबल हो जाए, मुझे यहाँ पे मार्केट शेयर के चैलेंजेस आ रहे हैं तो मुझे उसके हिसाब से अपनी कवरेज प्लान को इम्प्रूव करना है। तो मैं अपने इंटरनल जितने एस्पेक्ट्स हैं उन तमाम को देखूँगा और वो सारी चीज़ें कहाँ फॉल करेंगी, मेरे INOs के आई के अंदर, इश्यूज़ के अंदर, एंड देन फिर मैं एक्सटर्नल मार्केट को देखूँगा। अब एक्सटर्नल मार्केट जो होगी, एक्सटर्नल मार्केट के अंदर क्या होगा, कंपटीशन क्या कर रहा है। एक और लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ, कैटेगरी। जिस कैटेगरी में मैंने ऑपरेट करना है उस कैटेगरी की करंट सिचुएशन क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कपड़े का कारोबार कर रहे हैं तो वो जो कपड़ा जिस कोरे पे आप काम करते हैं उसकी कैटेगरी पे रिसर्च क्या कहती है, मार्केट क्या कहती है। यार, एक काम वद्दा पे है, यार ये इमरान खान की हुकूमत आई थी तो यार ये कोरे का काम तो बहुत ही अच्छा हो गया, एक्सपोर्ट बड़ी अच्छी हो गई है। तो आप क्या करें, आप एक्सटर्नल मार्केट को देख रहे हैं। मैं अगर ब्रांड्स की बात करूं, ब्रांड क्या करते हैं रिसर्च करवाते हैं। थर्ड पार्टीज रिसर्च करने के बाद डेटा प्रोवाइड करती हैं कि ये बॉटल्ड वाटर कैटेगरी कैसा बिहेव कर रही है, ये कैसा परफॉर्म कर रही है। फॉर एग्जांपल, बॉटल्ड वाटर कैटेगरी रिसर्च बताती है कि पाकिस्तान की टोटल वाटर कंजम्पशन का लेस देन 0.5% है। जुमला रिपीट करूं कि बॉटल्ड वाटर जो है ये पूरे पाकिस्तान में वाटर कंजम्पशन का, जो पानी आप इस्तेमाल करते हैं उसका लेस देन 0.5% है। तो इसका मतलब क्या है कि 99.5% मार्केट का पोटेंशियल अभी बाकी है जिसमें आप ऑपरेट कर सकते हैं। तो यार ये तमाम कंपनीज जो पानी बनाती हैं, उसमें एक्वाफीना बनाता है, उसमें दसानी बनाता है, उसके अंदर सूफी है, उसके अंदर मास्टर वाले शुरू कर दिया उन्होंने पानी बेचना, उसके अंदर गोरमे वाले पानी बेचते हैं, उसके अंदर जेरी कैंस में पानी बिकता है, उसके अंदर और बहुत सारे मशरूम ब्रांड्स हैं जो मार्केट के अंदर ऑपरेट करते हैं। ये सारे इकट्ठा कर लें तो लेस देन 1%।
और इनका वॉल्यूम उठा के देखें तो इतना बड़ा वॉल्यूम है। तो कैटेगरी का एनालिसिस किया जाता है कि जिस कैटेगरी में आप ऑपरेट कर रहे हैं उस कैटेगरी के डायनामिक्स क्या है, वो कैटेगरी सपोर्ट करती है आपको या वो कैटेगरी आपको सपोर्ट नहीं कर रही। कैटेगरी का ट्रेंड क्या है। कैटेगरी के ट्रेंड की जब बात करते हैं तो कैटेगरी का ट्रेंड एक बात ये करता है, कैटेगरी का ट्रेंड ये कहता है कि 4 प्लेयर मार्केट में ऑपरेट कर रहे थे, एक ने ग्रो किया बाय 15%, दूसरे ने ग्रो किया फॉर एग्जांपल बाय 19%, एक तीसरी कंपनी थी उसने भी ग्रो किया। इसका मतलब ये है कि जो ये बॉटल्ड वाटर कैटेगरी है ये ग्रो कर रही है। ई कॉमर्स के ऊपर जो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं उनका बिजनेस बढ़ रहा है। इसका मतलब है कि मुझे भी फिर इस वाली फील्ड के अंदर ऑपरेट करना चाहिए। तो कैटेगरी के ऑर्गेनाइजेशंस ने लोग रखे होते हैं जो कैटेगरीज को गेज करते हैं और फिर कंपनीज उन कैटेगरीज पे काम करती हैं, उन कैटेगरीज को डेवलप करने की कोशिश करती हैं। क्यों कोशिश करती हैं? कोई इस सवाल का जवाब दे सकता है कि कैटेगरीज को क्यों डेवलप किया जाता है या कैटेगरीज के ऊपर क्यों काम किया जाता है? ताकि स्पेसिफिक कैटेगरी पे फोकस हो सके। एक एक बीच बन रही मिल रही है, उस पे फोकस अपना एनहांस करने के लिए कैटेगरी को, उससे मुझे क्या फ़ायदा होगा? क्योंकि आई थिंक वो आपका टारगेटेड कस्टमर है, मार्केट शेयर इंक्रीज होगा, मार्केट शेयर इंक्रीज होगा, वो आपका टारगेटेड कस्टमर। लेकिन मार्केट शेयर इंक्रीज मेरा कैटेगरी के साथ कैसे जुड़ा हुआ? क्योंकि आपने नई कैटेगरी डिफाइन करके उसमें ऑपरेट करना शुरू किया, पिछली पे कर रहे हो नई कैटेगरी पे जा रहे हो तो डेफिनेटली स्पेसिफिक हो जाएगी। एक दो वेरिएबल आपको बताता हूँ, उसके बाद आप इस चैप्टर को ज़्यादा अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सकेंगे। जो ब्रांडेड पत्ती मार्केट के अंदर बिकती है, चाय की पत्ती, ये टोटल टी कैटेगरी का सिर्फ 6%, टोटल टी कैटेगरी का सिर्फ 6% है। 94% खुली पत्ती बिकती है। जो दूध डब्बे का आप पीते हैं, ये टोटल दूध की कैटेगरी का लेस देन 7% है। और ये जो लेस देन 7% है ना, ये जो लेस देन 7% है, ये 30-35 अरब रुपए की सेल है एक कंपनी की, सिर्फ एक सिंगल ब्रांड की। ये 35 अरब रुपए की एक और कंपनी की सेल है सिंगल ब्रांड के 3-4 SKUs की। 35-70 अरब। ये जो बेवरेज में CSD आप यूज करते हैं, कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक, 300 अरब रुपए की कैटेगरी है। 300 अरब रुपए की, 300 बिलियन। जब आप कैटेगरी को एक्सपेंड करते हैं, कैटेगरी पे काम करते हैं, तो कैटेगरी में जो आपका मार्केट शेयर होता है, मार्केट शेयर कहते हैं कि अगर 100 यूनिट बिकते हैं, उनमें से आपके कितने यूनिट हैं? आप उसमें से 50 यूनिट बेचते हैं, इसका मतलब है 100 टोटल बिकता है, उसमें से 50 आपके हैं, 50% मार्केट शेयर आपके पास है। कैटेगरी जो है वो 6% पे बैठी हुई है, 94% का पोटेंशियल अवेलेबल है। कैटेगरी 6% से 12% पे चली गई, तो आपको क्या मिला? पहले आप 50% मार्केट शेयर जो ले रहे थे वो 35 अरब रुपए का था, आप समझे 50% ही शेयर रहा, लेकिन कैटेगरी 6% से 12% पे चली गई, आप 35 अरब से 70 अरब रुपए के हो गए। तो कैटेगरी के लिए फिर काम किया जाता है, उन कैटेगरीज पे लोग बिठाए जाते हैं जिनको कैटेगरी मैनेजर कहा जाता है कि ये कैटेगरी को डेवलप करने के लिए काम करेंगे। आप ई कॉमर्स के ऊपर जाके देखते हैं, आपको पता लगेगा कि यार ये कौन सी कैटेगरी है जिसके अंदर मुझे ऑपरेट करना है। उस पर कोई बंदा काम नहीं कर रहा, कैटेगरी खुद से
दराज वाले ड्राइव कर रहे होंगे, कैटेगरी खुद से कोई और प्लेयर इसी तरह से लेके चल रहा होगा जो कैटेगरी पे काम कर रहा होगा, या मुझे कौन सी कैटेगरी आगे लेके जानी है, मुझे किस कैटेगरी में प्रॉफिट ज़्यादा है, तो वो उन कैटेगरीज के ऊपर काम करेंगे। जब कैटेगरीज पे काम करेंगे, यही वजह है कि आपको ऐसी कंपनियां भी मिलेंगी जो सिर्फ कैटेगरी के ऐड चला देती हैं कि या डब्बे का दूध बेहतरीन दूध। आपको ऐसे इदारे मिलेंगे जो हेल्थ कॉन्शियसनेस के ऊपर काम करते हैं कि यार हेल्दी चॉइस अपनाओ। आपको बहुत सारे इदारे मिलेंगे जो कैटेगरी पे काम करते हैं। क्यों? क्योंकि कैटेगरी में उनका शेयर है। अगर कैटेगरी एक्सपैंड करेगी तो अल्टीमेटली आपकी सेल्स बढ़ेंगी। तो इसी तरह से जब भी आप प्रोस्पेक्टिंग कर रहे होते हैं, जब भी आप प्लानिंग कर रहे होते हैं, आप कैटेगरी के ऊपर भी गौर करते हैं। आप ढूंढते हैं कि कौन सी कैटेगरी है जिसमें अपॉर्चुनिटी है। अगर कैटेगरी में अपॉर्चुनिटी है, कैटेगरी ग्रोइंग है, अगर फॉर एग्जांपल कोई कैटेगरी डिक्लाइन करती जा रही है, कोई एग्जांपल है ऐसी जो कैटेगरी डिक्लाइन करती जा रही हो, कोई ऐसी कैटेगरी जो पहले बहुत अच्छा चलती थी। सर ये कोविड में जैसे मास्क चले थे, अब खत्म हो रहे हैं, तो ख़त्म होते जा रहे हैं, ऐसा ऐसा बीच में से निकलते जा रहे हैं। ऐसी बहुत सारी कैटेगरीज जो है वो जन्म लेती हैं, अपनी मेचोरिटी को टच करती हैं और फिर उसके बाद निकल जाती हैं। तो अगर आप उन डिक्लाइनिंग कैटेगरीज के अंदर मौजूद हैं तो फिर आपका कुछ बनने वाला नहीं आने वाले वक्त में। लेटर स्टेजेस के ऊपर अगर कैटेगरी अपना शेयर लूज़ करेगी तो आप भी शेयर लूज़ करेंगे। सर आइडिया किस तरह ले सकते हैं आप पाकिस्तानी मार्केट के अंदर? ई-कॉमर्स के अंदर तो हम ले लेंगे, पाकिस्तानी मार्केट में किस तरह ले लेंगे? यानी कि बायर तुम्हारे टूल्स है ना, मार्केट सेगमेंटेशन होगी, आपकी कंपैरेटर एनालिसिस हो गया, ठीक है, बट डिटेल चीज़ है। लेकिन पाकिस्तान में अगर फॉर एग्जांपल मैं लोकल पीएल करना चाह रहा हूँ, उसके अंदर लोकल क्या करना चाह रहे हैं? लोकल पीएल प्राइवेट लेवल, ठीक है। तो उसके अंदर हम कैटेगरी एनालिसिस किस तरह करें? यार वो भी डिपेंड करता है ना आपके पास किस प्रोडक्ट के अंदर आप जा रहे हैं और किस कैटेगरी के अंदर काम कर रहे हैं और कौन रिसर्च है। बेसिकली रिसर्च के अंदर नीलसन है पाकिस्तान के अंदर एक इदारा, वो आपको इसी तरह से कुछ ना कुछ करके दे देता है। AC नीलसन के नाम का एक इदारा है, वो आपको मार्केट रिसर्च का डेटा दे देता है। इसी तरह से कंपनीज के पास बहुत सारे इदारे हैं। जब आप मार्केटिंग वालों से पूछते हैं, मार्केटिंग वाले आपको ढेर सारे इदारे बताते हैं जो मार्केट रिसर्च करके आपको उसका डेटा देते हैं कि कैटेगरी कहाँ पे ऑपरेट कर रही है। इस कैटेगरी के साथ साथ कंज्यूमर प्रेफरेंसेस को जो है उनको भी देखा जाता है कि इस वक्त कंज्यूमर की प्रेफरेंस क्या है। जब कोविड का पीरियड गुजरा है तो कोविड के गुजरने के बाद बहुत सारे ब्रांड्स ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा बिकने शुरू हो गए, जिनकी सेल्स बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर गई। बहुत सारी कैटेगरीज ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा बिकना शुरू हो गई हैं। एक एग्जांपल दूं आपको तो जो बिस्किट कैटेगरी है, पिछले दिनों EBM ने अपना साल क्लोज किया है 80 बिलियन रुपए का बिस्किट बेच दिया उन्होंने। 80 बिलियन रुपए का, 80 अरब रुपए का। इतना ज़्यादा जो बेनिफिट है वो इस बिस्किट की कैटेगरी को मिला। तो कोविड के बाद बहुत सी कंपनियां ऐसी हैं जो टट गई हैं। पहला साल रैकेट का बहुत अच्छा गया, जैसे कोविड वाला साल आता गया, रैकेट बेंकीजियर की सेलें छत को लग गई, क्योंकि वो सारे के सारे ऐसी प्रोडक्ट्स लेके ऐसी कैटेगरीज के अंदर ऑपरेट कर रहे थे कि जो कोविड की नीड वाली वो थी। लेकिन जैसे ही उससे अगला साल आया है तो पता लगा जी वो लाहौर का RSM फारिग कर दिया उन्होंने, वो जी उधर का फैसलाबाद का बंदा फारिग कर दिया उन्होंने, उधर इस्लामाबाद में पोजीशन खाली हुई है। क्यों? क्योंकि वो बेस बड़ी हो गई कैटेगरी की। और फिर क्या हुआ, अगली बार वॉल्यूम उस तरह से जनरेट नहीं हुए, प्रेशर बिल्ड हुआ, लोग प्रेशर सस्टेन ना कर सके और बीच में से निकल गए। कंपनी ने जैसे हमारी फार्मास्यूटिकल ने क्या किया कि जैसे कोविड आया तो एक चीज़ पता चली कि आपका इम्यून सिस्टम बहुत ख़राब है पाकिस्तान में, तो उन्होंने न्यूट्रास्यूटिकल के ऊपर एक अपना नया जो है ना, उनको पता चल गया कि आज की जो डिमांड आएगी वो न्यूट्रास्यूटिकल की है, वो फार्मास्यूटिकल कम है। तो अब उन्होंने उस पर बहुत अच्छा उसके ऊपर भी काम करना शुरू कर दिया। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल इसी तरह ये कैटेगरी एक्सप्लोरेशन है, कस्टमर प्रेफरेंसेस हैं। तो कंपनीज क्या करती हैं, कैटेगरीज को एक्सप्लोर करती हैं, कैटेगरीज के ऊपर रिसर्च करती हैं, उनका डेटा निकालती हैं, उसको घुमा के देखती हैं, उसमें ग्रोथ के ट्रेंड फाइंड आउट करती हैं, कैटेगरीज को डेवलप करने की बात करते हैं। तो जिस भी सेगमेंट के अंदर आप एज अ बिजनेसमैन, एज अ बिजनेस मैनेजर जब आप जाने की बात करेंगे, आप कैटेगरी को एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशंस भी इसी तरह से एक्सप्लोर करती हैं। इसके अलावा
एक और सेगमेंट है जिसके ऊपर भी बहुत काम करती हैं, ख़ास तौर पे ये जो FMCG कंपनीज़ है ना, FMCG स्टैंड्स फॉर फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, ऐसी प्रोडक्ट्स की जिनकी रीपरचेज बहुत तेज़ होती है और अल्टीमेटली उसके पीछे बड़ी ज़्यादा एफर्ट आपको लगानी पड़ती है उसको कंज्यूमर के लिए अवेलेबल कराने के लिए। तो इनके लिए राइट चैनल फिट जो है उसकी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। चैनल जो है उस पर भी ये बहुत काम करते हैं। मैं चैनल की आगे मेरे पास बहुत सारी गुफ्तगू है, चैनल के ऊपर बहुत सारा कुछ है, ट्रेडिशनल चैनल्स भी हैं और मॉडर्न चैनल्स भी हैं, उनके ऊपर भी हम थोड़ी सी बात कर रहे होंगे। तो चैनल के ऊपर भी बंदे बिठाए होते हैं कि जी कौन सा चैनल है जो डेवलपिंग चैनल है, कौन सा चैनल है जो इवॉल्विंग चैनल है, कौन सा चैनल है जिसके ऊपर मुझे काम करना है। तो चैनल मैनेजर्स भी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर पाए जाते हैं जो चैनल के प्लान्स डेवलप करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मॉडर्न ट्रेड चैनल है कि जिसमें सेल्फ सर्विस स्टोर्स हैं। तो यार ये वाला चैनल जो है ना, कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ट्रेडिशनल ट्रेड से निकल के मॉडर्न ट्रेड का सफ़र कर रहा है। पहले लोग जो है वो जाते थे और दुकान के ऊपर से परचेज़ करके लाते थे, अब वो शॉपिंग एक्सपीरियंस हासिल करना चाहते हैं। मैं अभी आज सुबह हमारी एक मीटिंग थी तो उसके अंदर बात हम कर रहे थे कि जो इम्तियाज़ सियालकोट के अंदर खुला है, इम्तियाज़ एक मॉडर्न ट्रेड की बड़ी अच्छी लोकल मॉडर्न ट्रेड की एग्जांपल है। तो वहाँ पे लोग क्या करते हैं, गर्मियों के दिनों में फैमिलीज़ को लेके इम्तियाज़ चले जाते हैं, एसी लग गया बड़ा बेहतरीन। तो जब वो जाते हैं तो अल्टीमेटली शॉपिंग बिहेवियर जो है वो भी कहीं ना कहीं शॉपर आपका चाली पड़ता है कहीं ना कहीं। इतनी बड़ी कैटेगरीज होती हैं, इतने डिस्प्लेज होते हैं, इतनी अच्छी प्लेसमेंट्स होती हैं, वो उन प्लेसमेंट्स जो हैं वो आपको ड्राइव करती हैं सेल्स की तरफ। तो आप भी निकलते हुए कुछ ना कुछ ले के निकलते हैं। और 22-24 मिलियन रुपए की मंथली सेल्स जो है वो सिर्फ इम्तियाज़ जो सियालकोट वाला उसने जनरेट करनी शुरू कर दी है। सिर्फ क्या है कि अनप्लान्ड शॉपिंग होती है, आप घर से कुछ और इरादा लेके जाते हैं और फिर आप वहाँ से कुछ और परचेज़ करके ले आते हैं। तो जो चैनल के लोग होंगे वो इन पे भी काम करेंगे। ई कॉमर्स के ऊपर इस वक्त बहुत ज़्यादा फोकस है, हर कंपनी का इसके ऊपर बहुत फोकस है कि ये जो ई कॉमर्स चैनल है बड़ी तेज़ी से इवॉल्व होने वाला चैनल है, इसके अंदर तो बड़ी बड़ी ग्रोथ आती जा रही है। तो आए इसके ऊपर काम करते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां 2-2 बिलियन रुपए की सेल ऑनलाइन करनी शुरू कर दी उन्होंने, बड़े बड़े पार्टनर्स उन्होंने बना लिए हैं ऑनलाइन वाले। तो ये चैनल के भी लोग होते हैं, वो चैनल की इनपुट्स देते हैं और ये सारी इनपुट्स कंपाइल की जाती हैं तो INOs बनते हैं कि इश्यूज़ एंड अपॉर्चुनिटीज़ को क्लब किया जाता है कि मुझे कैटेगरी के लिए मेरे क्या गोल्स हैं, कैटेगरी के मेरे क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, कैटेगरी को मैं किस तरह से ड्राइव करूंगा, चैनल की प्रायोरिटीज़ मेरी क्या होंगी, चैनल्स को मैं कैसे कैसे लेके चलूँगा, चैनल की मेरी स्ट्रैटेजीज़ क्या होंगी। जब ये INOs इकट्ठे हो जाते हैं अब क्या है, कमर्शियल प्लानिंग शुरू हो जाती है कि जी आए अब हम बात करते हैं कि कमर्शियल मतलब पैसा कहाँ से आएगा, कितना आएगा, कितनी वैल्यू हम जनरेट करेंगे, कितना वॉल्यूम हम जनरेट कर रहे होंगे। तो वो उस कमर्शियल प्लानिंग के ऊपर जो है वो अगली बात की जाती है। अब कमर्शियल प्लानिंग, आपका कोई सवाल है? ये स्वॉट एनालिसिस ही होता है। ये जो इश्यूज़ हैं ये आपकी इंटरनल साइड होती है ना, तो एक साइड पे अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स हैं, दूसरी साइड पे स्ट्रेंथ और वीकनेसेस हैं। तो आप इन दोनों को देख रहे होते हैं। तो ये दूसरे लफ्ज़ों में स्वॉट एनालिसिस ही होता है कि आप मार्केट का स्वॉट कर लेते हैं। टर्म सिर्फ चेंज है, बाकी काम सिर्फ पूरा का पूरा वही है, इंटरनल और एक्सटर्नल। अब आपने कमर्शियल प्लानिंग के लिए क्या किया, मार्केटिंग सारी बुला ली कि जी मार्केटिंग क्या करेगी, मार्केटिंग का क्या रोल है। आप जो कोर्स माशाल्लाह पढ़ रहे हैं, इस कोर्स के का थीम अगर मार्केटिंग को सामने रख के देखें तो मार्केटिंग के अंदर रोल क्या क्या होंगे, या मार्केटिंग के अंदर फंक्शन कौन कौन से होंगे, या मार्केटिंग क्या काम करेगी। मार्केटिंग का अगर मैं एक या दो जुमलों के अंदर आपसे पूछूं मार्केटिंग क्या करेगी तो आपका क्या जवाब होगा इसके बारे में? रिसर्च करेगी। और क्या करेगी? रिसर्च में नीड आइडेंटिफाई करेगी। और क्या करेगी? अवेयरनेस क्रिएट करेगी। और क्या करेगी? जो नीड है हम उसके कैसे अपने आप को कैसे वो कर सकते हैं। और क्या इसके अलावा करेगी? डिमांड देखेगी। और क्या करेगी? क्यूरियोसिटी पैदा करेगी। और क्या करेगी? डिमांड जनरेट करेगी। मार्केटिंग डिमांड जनरेट करेगी।
डिमांड जनरेट होगी तो सेल्स होगी। अब वो डिमांड जनरेट करने के लिए उसको अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ती है, उसको ब्रांड बिल्ड करना पड़ता है, उसको ब्रांड एसोसिएट करना पड़ता है, उसको ब्रांड की पर्सनैलिटी डेवलप करनी पड़ती है, उसको ब्रांड के लिए कम्युनिकेशंस डिज़ाइन करनी पड़ती हैं, उसको ब्रांड को प्रमोट करना पड़ता है, उसको ब्रांड के लिए इन्फ्लुएंसर क्रिएट करने हैं, उसको ब्रांड की डिमांड जनरेट करनी है। ऑर्गेनाइजेशन इस डिपार्टमेंट को जनरेटिंग डिमांड वाला डिपार्टमेंट कहती हैं। एक्सटर्नल नेम इसका जो है वो मार्केटिंग है, लेकिन इंटरनल नेम ऑर्गेनाइजेशंस बहुत सारी ऐसी हैं जिनके अंदर जनरेटिंग डिमांड के नाम से जाना जाता है कि जी ये डिमांड जनरेशन वाला डिपार्टमेंट है। अब इस मार्केटिंग के अंदर वो कैटेगरी के लोग भी आएंगे, इस मार्केटिंग के अंदर ब्रांड के लोग भी होंगे, असिस्टेंट ब्रांड मैनेजर होगा, ब्रांड मैनेजर होगा, इसके अंदर रिसर्च के लोग होंगे जो मार्केट रिसर्च करेंगे, इसके अंदर मार्केट इनसाइट मैनेजर होगा कि जो मार्केट में से इनसाइट्स को जनरेट करेगा, इसके अंदर वो लोग होंगे जो ट्रायल जनरेट कराने वाले होंगे, इसमें पैकेजिंग एक्सपर्ट लोग मौजूद होंगे जो कि पैकेजिंग को देखेंगे, ब्रांड का एसेंस क्या डेवलप करना है, ब्रांड की पर्सनैलिटी क्या बिल्ड करनी है, क्या ये फेमिनिन ब्रांड बनेगा या ये कोई और परसेप्शन डेवलप करेगा, न्यू लॉन्चेस क्या करनी है, किस कैटेगरी के अंदर मुझे नई प्रोडक्ट को लेके आना है। मार्केट ने अपने पूरे प्लान्स अगले पूरे साल के आपको देगा कि मुझे ये कम्युनिकेशन इस टाइम के ऊपर एयर करनी है, मुझे कौन सा मीडिया यूज़ करना है, एडवर्टाइजिंग कैसे करनी है। एक बड़ी मज़ेदार आपको और प्रैक्टिकल बात बताऊं, ऑर्गेनाइजेशंस तकरीबन 20 से 25% ऑफ देयर रेवेन्यू एडवर्टाइजिंग के ऊपर लगाती हैं। प्रमोशन लफ्ज़ यूज़ करना चाहिए, एडवर्टाइजिंग उसका एक छोटा पार्ट है, प्रमोशंस पे लगाती हैं। 25% पैसा प्रमोशन के ऊपर सर्व किया जाता है। वो पे तो कंज्यूमर ही कर रहा है। कंज्यूमर पे कर रहा है, बिल्कुल 100% कंज्यूमर पे कर रहा है। वो उनके पीएनएल का पार्ट है, वो चाहे पीएफएमई की सूरत में हो, यानी कि जिसमें मार्केटिंग एक्सपेंस हो, चाहे वो सेल्स प्रमोशन की सूरत में हो, चाहे वो सेल्स इंसेंटिव्स की सूरत में हो, चाहे वो डिस्काउंटिंग की सूरत में हो, चाहे वो किसी भी सूरत में हो, चाहे वो होर्डिंग ही लगा दें, चाहे वो पोस्टर ही प्रिंट करा दें, चाहे वो मर्चेंडाइजिंग ही कर दें, वो सारा पे तो कंज्यूमर नहीं करना है। तो ये जो 25% का पैसा लगता है, इसको मैं ऐसे ही छोटी सी आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देने लगा हूँ कि तकरीबन 35 से 40 मिलियन लग जाता है अगर आप एक 15-20 सेकंड का ऐड जो है उसको कोई एक आध महीने के लिए ऑन एयर करें 10-12 चैनल्स के ऊपर। 40 मिलियन तकरीबन, एक आम मैं आपको बता रहा हूँ कि इतने को पैसे लग जाते हैं। इस बार एक कंपनी जिसको मैं बड़ी अच्छी तरह से जानता हूँ, उसने अपनी स्ट्रैटेजी चेंज की कि हमने मीडिया पे, टीवी पे नहीं जाना, टीवीसी पे नहीं जाना, हम सोशल मीडिया को यूज़ करते हैं। और वो जो 40 मिलियन लगाना था उसके अगेंस्ट उन्होंने 17 मिलियन रुपए इन्वेस्ट किया, और जो रिजल्ट वो 2 महीनों में जनरेट करते थे उससे ज़्यादा इफेक्टिव रिजल्ट्स उनको 1 महीने के अंदर मिल गया। फीडबैक भी फौरन आ जाएगा, फ़ौरन फीडबैक आ जाता है। बहुत ज़्यादा फोकस्ड कंज्यूमर, आप बड़ा टेलर्ड मैसेज उसको दे देते हैं, सिर्फ उसी तक अपना मैसेज पहुंचाता है जिस तक आप पहुंचाना चाहते हैं। तो वो मैं सिर्फ आपको ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट था बीच में बताने वाला कि उस फैक्ट ने उस कंपनी को बहुत ज़्यादा हौसला दे दिया कि आधे पैसे बच गए हैं और इफेक्टिविटी उतनी ही हुई है जितनी हम पहले उस पे लगा के करते थे। तो हमारी जो जनरेटिंग डिमांड की जो स्ट्रैटेजीज़ थी वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हुई हैं। ठीक है, तो मार्केटिंग क्या करता है, अपने पूरे प्लान्स के साथ आ जाता है कि ये कंज्यूमर प्रमोशन चलाएंगे, ये कंज्यूमर कम्युनिकेशन होगी, ये पूरा चार्ट वो आपको प्रेजेंट करेंगे कि जी फेब के अंदर ये करेंगे, मार्च में ये करेंगे, अप्रैल की ये एक्टिविटीज़ होंगी, मई में ये होगा, इधर से लेके इतने तक ये टीवी ऐड चलेगा, इतने से लेके इतने तक प्रमोशन चल रही होगी, इतने से इतने तक फलां चीज़ होगी, इतने से इतने तक ये होगी, ये नई लॉन्च कर रहे होंगे, इस कैटेगरी के अंदर घुस रहे होंगे, इसके ऊपर ये कर रहे होंगे, इसके ऊपर वो कर रहे होंगे। तो वो मार्केटिंग अपना पूरा प्रोग्राम आपके सामने रख देगी। इवन इन्फ्लेशन के इम्पैक्ट्स भी रखेगी, प्राइस इंक्रीजेस भी आपके सामने रखेगी कि आज हम इतने रुपए में ऑपरेट कर रहे हैं, कल हम इतने रुपए में ऑपरेट करने की बात कर रहे होंगे, तो ये काम
अगले साल में हमने करने हैं। हम बैठ के जून में अगले साल की प्लानिंग कर रहे हैं। उनके पास फोरकास्टिंग होगी, पेट्रोल की प्राइसेस जो हैं वो इतने पे चली जाएंगी, और जब इतने पे चली जाएंगी तो उसकी वजह से हमारी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है, उस पर ये इम्पैक्ट आएगा। हमारी एमसी इतनी चैलेंज हो सकती है, हमें इसके लिए पहले से तैयारी करनी है और हमें कहाँ कहाँ क्या क्या प्राइस इंक्रीज लेनी पड़ेगी। तो मार्केटिंग ने भी अपना प्लान दे दिया। अब क्या करेंगे, वो बैठ जाएंगे सेल्स वालों के साथ, आओ जी सेल्स वाले, जो कोर हमारी जो बात है, कोर सेल्स वाले क्या करेंगे, सेल्स वाले एक बेस उठाएंगे और बॉटम अप जनरेट करेंगे, नीचे से ऊपर की तरफ आने की बात करेंगे, और एक ऑर्गेनाइजेशन अपना टॉप डाउन भी देगी। सेल्स का स्ट्रक्चर आम तौर पे ये होता है कि एक नेशनल सेल्स मैनेजर बैठा होता है, उसके नीचे उन्होंने पाकिस्तान की मिसाल अगर मैं आपको दे दूं, मुख्तलिफ रीजन्स में काटा हुआ है, जैसे लाहौर, कराची और इस्लामाबाद आम तौर पे सारी कंपनीज के अंदर KLI के तौर पे कंसिडर किया जाता है जी। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद ये मेट्रो सिटीज़ हैं, हमारे मेट्रो रीजन्स हैं, और इसके अलावा जितने हैं उनको नॉन मेट्रो रीजन उन्होंने बनाया होता है। तो वो क्या करते हैं, वो उनको लीड कर रहे होते हैं रीजनल मैनेजर्स, उनके नीचे एरिया मैनेजर्स होते हैं, उनके नीचे टेरिटरी मैनेजर्स होते हैं, उनके नीचे सेल्स ऑफिसर्स होते हैं, उनके नीचे डिस्ट्रीब्यूटर की सेल्स फोर्स होती है, सेल को डिलीवर करने के लिए ऑर्डर बुकर्स होते हैं, डिलीवरी मैन्स होते हैं, मर्चेंडाइजर्स होते हैं, और रंग बिरंगे काम करने वाले लोग होते हैं। तो ये इस तरह से सेल्स का स्ट्रक्चर डेवलप होता है। तो वो क्या ऑर्गेनाइजेशंस करती हैं, सेल्स प्लान करती हैं नीचे से ऊपर लाने के लिए, बॉटम अप्स क्रिएट करती हैं कि जी ये टेरिटरी क्या बनाएगी, ये कितना, इसने पिछले साल क्या बेचा था, अब क्या बेचेगी, ये दूसरी टेरिटरी कैसे कितना बेचेगी, ये सारी टेरिटरीज इकट्ठा करके जो एरिया बनता है वो कितना वॉल्यूम जनरेट करेगा। एरियाज 5 इकट्ठे किए तो ये जो एक रीजन डेवलप हुआ है, ये रीजन क्या काम करेगा, रीजन का वॉल्यूम कितना जनरेट होगा, रीजन से फिर नेशनल पिक्चर क्या बनेगी, नीचे से ऊपर उठा के वॉल्यूम लाए, ऊपर से नीचे उठा के वॉल्यूम लाए। कंपनी ने कहा मुझे तो 10% की OG चाहिए, 10% की ऑर्गेनिक ग्रोथ मेरी डिमांड है। आपने बॉटम अप इकट्ठे किए, पता लगा जी 15% की OG टीम कह रही है कि आ जाएगी। तो आप दोनों को मिक्स करके आपने बीच में से कोई एक नंबर जनरेट किया कि जी 10% का वॉल्यूम आएगा। पिछले साल आपने फॉर एग्जांपल 2 लाख टन बेचा हुआ था, इस 2 लाख के ऊपर 2,20,000 टन का टारगेट सेट होगा, और फिर उस टारगेट को अचीव करने के लिए उसके बैक एंड के ऊपर फिर सारे रिसोर्सेज जो हैं वो लगेंगे कि इस पे ह्यूमन रिसोर्स कहाँ पे चाहिए होगा, इस पे फाइनेंसेस कितने चाहिए होंगे, इसके लिए प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी इन्हेंस करनी पड़ेगी, इसके लिए डिस्काउंटिंग कहाँ पे क्या करनी पड़ेगी, हमारी जो NNS वैल्यू है वो कैसे जनरेट होगी, हमारी NPS वैल्यू कैसे जनरेट होगी, कौन सी ज्योग्राफी क्या क्या काम कर रही होगी, तो कौन कौन से रिसोर्सेज हैं जो इसके बैकएंड के ऊपर लगेंगे। इस पूरी की पूरी एक्टिविटी को कहते हैं कमर्शियल प्लानिंग। अब सेल्स अभी आपकी शुरू नहीं हुई, लेकिन प्लानिंग में इतना डिटेल्ड काम किया जाता है कि भाई सेल्स को प्लान कैसे करना है और सपोर्ट फंक्शन कब कब कहाँ कहाँ कैसे कैसे सपोर्ट कर रहे होंगे। ठीक है जी। कुछ एग्जांपल्स हैं ऐसी कि जिनमें प्राइस जो है वो रिवर्स की गई, लेकिन वो प्राइस ऐसे रिवर्स की गई कि जब प्राइस इंक्रीज़ की गई तो प्राइस इंक्रीज़ करने के बाद ब्रांड ठंडे पड़ने शुरू हो गए, वॉल्यूम जो है वो फंसने शुरू हो गए, सिचुएशन जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल होनी शुरू हो गई, तो आपने प्राइस रिवर्स कर दी कि पीछे चले जाओ। या कई दफ़ा केसेस में ऐसा होता है कि जहाँ क्लोज कंपटीशन होता है, फॉर एग्जांपल सुपर और एक साइड पे आप EBM के ब्रांड उठा लें जो पिक फ्रीन्स है, और उसके मुकाबले में दूसरी साइड पे आपका कॉन्टिनेंटल बिस्किट है। तो कॉन्टिनेंटल वाले जो हैं वो बेकरी बेचते हैं और इनका जो है वो सुपर है। तो 10 रुपये के यूनिट से जब ये 15 रुपये के यूनिट के ऊपर शिफ्ट हुए थे, तो एक प्लेयर ने अपनी कीमत जो है वो 15 करने की बजाय 13 रुपये कर दी थी। तो जैसे ही वो 13 रुपये करते गए, चैनल का मार्जिन बढ़ गया दूसरी साइड पे, तो ब्रांड 15 वाला ठंडा पड़ना शुरू हो गया, चैनल ने पुश करना शुरू कर दिया दूसरे वाले ब्रांड को, तो फिर उनको प्राइस रिवर्ट करनी पड़ गई। इस तरह की सिचुएशंस बन जाती हैं तो कंपनीज प्राइस पीछे करती हैं। अदरवाइज़ चूँकि और बहुत से वेरिएबल्स होते हैं आपकी कॉस्ट के अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं कि जिनको
आप कई दफ़ा एंटिसिपेट कर पाते हैं, कई दफ़ा नहीं कर पाते। फ्यूल की प्राइसेस जो हैं वो आपके पास बड़ी लिमिटेड एंटिसिपेशन है उसकी कि यार ये क्या रहेंगी फ्यूल प्राइसेस, और फ्यूल प्राइसेस आपकी कॉस्ट का एक बहुत बड़ा ऐड होते हैं कि अगर जो आपकी रीडिस्ट्रीब्यूशन है उसके अंदर एक बड़ा सिग्निफिकेंट शेयर है आपकी फ्यूल का, चाहे वो आप प्रोडक्शन कर रहे हो तो उसके अंदर आपको चाहिए, चाहे एनर्जी के लिए आपको चाहिए, चाहे ट्रांसपोर्ट के लिए आपको चाहिए, तो वो आपकी रीडिस्ट्रीब्यूशन के अंदर ठीक ठाक कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। और प्राइसिंग पर अल्टीमेटली जो ये प्राइसिंग एक बहुत बड़ा टॉपिक है। मैं जल्दी इसलिए कर रहा हूँ कि मैंने आज आपको सिर्फ एक ओवरव्यू देना था, मैं शायद बहुत सारी चीज़ों की बारीकियों में नहीं जा रहा हूँगा, वो फिर कभी मौका मिलेगा तो फिर उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन ये सेल्स जो है इसके अंदर प्राइसिंग का एक बहुत मेजर रोल है। एक छोटा सा मॉडल आपको पेश करके फिर हम चैनल्स की तरफ जाते हैं। मैंने बीच में से एक पूरा लंबा चौड़ा एरिया स्किप कर दिया, वो वही बातें हैं जो मैं पहले आपके साथ कर रहा था कि नीड जनरेट कैसे की जाती है, डिमांड को किस तरह से गेज किया जाता है, कैटेगरी को किस तरह से देखा जाता है, ये लफ्ज़ों के अंदर लिखा हुआ था और हमने उसके ऊपर बात बहुत सारी कर ली। तो आपको ये मैं प्रेजेंटेशन इनको शेयर कर दूंगा, आप इसको खुद ही पढ़ लीजिएगा, आपको उससे अंदाज़ा हो जाएगा कि इसके अंदर क्या है। जब कभी भी सेल फंसती है, मैं एज ए लाइन मैनेजर अब बात कर रहा हूँ आपके साथ कि मेरे पास कोई एरिया है, कोई टेरिटरी है, कोई ज्योग्राफी है, कोई जगह है, तो वहाँ पे सेल्स फंस गई है, टारगेट पूरे नहीं हो रहे, सेल्स नहीं बढ़ पा रही, तो वो जो सेल्स नहीं बढ़ पा रही होती तो उनके लिए क्या ऐसा गुर है कि सेल्स बढ़नी शुरू हो जाए। वो तमाम लोग जो सेल्स के साथ एसोसिएटेड होते हैं, ये सेल्स के डॉक्टर होते हैं, ये सेल्स के कंसल्टेंट होते हैं, इनके पास अच्छी इंसाइट्स होती हैं, इनके पास ऑपरेशनल नॉलेज होता है कि ऑपरेशंस में क्या ऐसा वेरिएबल है जो कहीं फंस रहा है जिसकी वजह से काम ख़राब हो रहा है। मैं आपको सिर्फ टॉप लाइन देने लगा हूँ ताकि बात जल्दी आगे चले। टॉप लाइन के अंदर एज अ लाइन मैनेजर जब कभी भी सेल फंसती है तो सेल्स के अंदर मुझे 3 एरियाज़ को देखना होता है। जो पहला एरिया होता है दैट इज़ कॉल्ड मीन्स। ये एक मॉडल है, MAA के नाम से मॉडल है, जिसमें M स्टैंड्स फॉर मीन्स। मीन्स का मतलब होता है टूल्स। सेल्स के रिक्वायर्ड टूल्स अवेलेबल हैं या नहीं है? सेल्स के रिक्वायर्ड टूल्स अवेलेबल हैं या नहीं है? क्या मीन्स पूरे हैं? फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ब्रांड है और वो ब्रांड नहीं बिक रहा। एग्जाम्पल के तौर पे बात करता हूँ तो मेरे पास फॉर एग्जांपल कोक का मैं मैनेजर हूँ, कोक को मैं लीड करता हूँ, कोक की कोई टेरिटरी है मेरे पास और उस टेरिटरी के अंदर कोक नहीं बिक रही, तो मैं पहला चेक जो लगाऊंगा वो ये लगाऊंगा कि क्या रिक्वायर्ड मीन्स पूरे हैं, रिक्वायर्ड टूल्स अवेलेबल हैं। कोक के डायरेक्ट कंपटीशन के अंदर पेप्सी आता है, पेप्सी का एक पेट जो है वो फॉर एग्जांपल 500 रुपये का है, कोक का एक पेट भी 500 रुपये का है, दोनों कंपटीशन के अंदर बिकते हैं। पेप्सी ने रमज़ान के अंदर कंज्यूमर ऑफ़र चला दी और पेट 420 रुपये का कर दिया, कोक 500 रुपये में बेचने की बात कर रही है, तो कोक बिकेगी या पेप्सी बिकेगी? क्योंकि प्राइस ऑफ कर दिया उन्होंने। रिटेलर मार्जिन भी तो बढ़ा सकते हैं ना। रिटेलर मार्जिन बढ़ गया है जिसकी वजह से वो पेप्सी को पुश कर रहा है, लेकिन कोक अपनी पावर के ऊपर भी बिकेगा। ये भी पूरी ये ब्रांड के ऊपर, ब्रांड की अपनी एक स्ट्रेंथ है। जो कंज्यूमर कोक का है वो कोक ही लेगा, तो पेप्सी की कॉन्ट्रैक्टेड शॉप्स को भी कोक रखनी पड़ती है। वो कोक का टिन रख लेंगे, वो कोक का 1.5 लीटर रख लेंगे, क्योंकि ब्रांड की अपनी भी एक पावर है। लेकिन ट्रेड पुश करेगी पेप्सी को क्योंकि उनका मार्जिन 80 रुपये बढ़ गया हुआ है। तो अगर कोक उसके मुकाबले में कोई प्रोमो लॉन्च नहीं करेगी तो कोक की सेल रुकनी शुरू हो जाएगी, कोक की जगह पे पेप्सी फिल करनी शुरू कर देगी, पेप्सी दुकानों के ऊपर जगह बनानी शुरू कर देगी, पेप्सी दुकानदार का इंटरेस्ट गेन कर लेगी। तो ऐसी सिचुएशन में लाइन मैनेजर या वो बंदा जो सेल्स मैनेजर है, जो सेल्स को देख रहा है, वो मार्केट इनसाइट उठाएगा और देखेगा कि मुझे इस वक्त रिक्वायर्ड टूल क्या है,
क्या मैं वो टूल दे रहा हूँ अपनी सेल्स टीम को कि वो सेल्स करे? अगर मैं टूल ना दूँ और रेट का डिफरेंस इतना बड़ा रहे तो फिर मेरी टीम परफॉर्म नहीं कर सकेगी, रिजल्ट नहीं डिलीवर होंगे, टारगेट नहीं होंगे, बात फंस जाएगी। मुझे कंपैटिटिव होना है। तो प्राइसिंग का बड़ा मेजर रोल है आपकी सेल्स के अंदर। तो बीइंग लाइन मैनेजर पहला स्टेप क्या था? मैंने मीन्स को जाके एक्सप्लोर किया कि क्या मीन्स का मसला तो नहीं है। अगर मीन्स का मसला था, उसको रिजॉल्व किया, सेल्स होनी शुरू हो गई। अब मैंने देखा कि मैंने मीन्स का इशू रिजॉल्व कर दिया है, सेल्स फिर भी नहीं हो रही, फिर भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रहा है, बात फिर भी नहीं बन पा रही। तो मेरा दूसरा चेक इज एबिलिटी। मैं जाके अपनी टीम की एबिलिटी को देखूंगा कि यार ऐसा तो नहीं है कि बीच में ऑर्डर बुकर ही चेंज हो गए, वो बंदे ही बदल दिए, वो पिछला बंदा छोड़ के चला गया, वो बड़ा एक्सपीरियंस था, उसकी जगह पे जो नया बंदा आया उसका कोई एक्सपीरियंस ही नहीं था, उसे मार्केट ही नहीं देखी हुई थी, उसकी ग्रिप ही नहीं थी, उसका मार्केट में रिलेशनशिप ही नहीं था, सेल्स नहीं हो रही। तो बीइंग सेल्स मैनेजर मैं फिर क्या करूँगा? मैं उसके अंदर एबिलिटी को क्रिएट करने की कोशिश करूँगा, एबिलिटी बिल्ड करूँगा, उसको सिखाऊँगा। मछली पकड़ने के लिए मुझे टूल्स की ज़रूरत है और मछली पकड़ने का फ़न भी मुझे सिखाना है। अगर मैंने खाली टूल्स किसी को दे दिए और उसको मछली पकड़नी नहीं आती तो वो मछली नहीं पकड़ सकेगा खाली टूल्स लेके। मुझे एबिलिटी क्रिएट करनी है उसके अंदर। तो अब अगर मैंने एबिलिटी भी क्रिएट कर दी और टूल्स भी रिक्वायर्ड प्रोवाइड कर दिए, डिस्काउंट लगाना था मैंने अपनी वेबसाइट के ऊपर, अपनी प्रोडक्ट के ऊपर मैंने डिस्काउंट भी लगा दिया, लेकिन सेल फिर भी नहीं जनरेट हो रही। सेल्स फोर्स मैनेजमेंट के कॉन्टेक्स्ट के अंदर एबिलिटी भी क्रिएट कर दी और मीन्स भी प्रोवाइड कर दिए और सेल्स फिर भी नहीं आ रही। तो अब फिर एक तीसरा ए बचता है, दैट इज़ कॉल्ड अकाउंटेबिलिटी, कि क्या वो मैं उसको अकाउंटेबल भी कर रहा हूँ या नहीं कर रहा। अगर मैं फॉलो अप ना लूँ ना, उससे फॉलो अप की बात ना करूँ, तो वो खुद से कोई बंदा भी काम नहीं करेगा। तो मुझे उसको अकाउंटेबल करना है। ये मेरा साल का टारगेट है, ये मेरा महीने का टारगेट है, ये मेरा क्वार्टर का टारगेट है, ये मेरा H1 का टारगेट है, ये मेरा H2 का टारगेट है, ये मेरा महीने का टारगेट है, ये मेरा वीक का टारगेट है, ये मेरा डेली का टारगेट है। तो मैं फिर क्या है, उसको अकाउंटेबल करूँगा। जब वो आप उसको अकाउंटेबल करेंगे तो कई दफ़ा ये होता है कि जहाँ अकाउंटेबिलिटी नहीं होती वहाँ मीन्स भी होते हैं, मीन्स ज़ाया हो रहे होते हैं, एबिलिटी भी होती है लेकिन रिज़ल्ट नहीं आ रहे होते। और कई जगहों के ऊपर आपको नज़र आएगा कि अकाउंटेबिलिटी है ना, आप मीन्स प्रोवाइड करें ना आप एबिलिटी के ऊपर काम करें, फिर भी काम नहीं हो रहे होते। सेल्स का एक ये आसान सा और बिल्कुल रेडीली इस्तेमाल होने वाला एक गुर है जो आम तौर पे पर्सनल सेलिंग के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो इसको आप नोट रखें कि आप किस तरह से मीन्स पे काम करते हैं, किस तरह से एबिलिटी क्रिएट करते हैं और किस तरह से अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहे होते हैं। अकाउंटेबिलिटी डिपार्टमेंट खुद करते हैं, परफॉर्मेंस ऑडिट या ऑडिट डिपार्टमेंट करेगा ये? सर अकाउंटेबिलिटी आप एज अ लाइन मैनेजर खुद करेंगे ना। वो जो दूसरी अकाउंटेबिलिटी की आप बात कर रहे हैं ना, वो अकाउंटेबिलिटी कोई और है। मैं डे इन डे आउट की अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहा हूँ कि मैं रोज़ फॉलोअप लेता हूँ कि नहीं लेता, मैं आज उससे जाके पूछता हूँ कि भाई रिजल्ट कोई निकला है कि नहीं निकला। मैं DORs करता हूँ, डेली के ऑपरेशनल रिव्यूज़ करता हूँ, मैं वीकली ऑपरेशनल रिव्यू करता हूँ, मैं मंथली ऑपरेशनल रिव्यू करता हूँ, ताकि मैं उसको अकाउंटेबल कर सकूँ, ताकि पिछली बार की कई भी बातें जो हैं अगली बार मैं उससे पूछ सकूँ। तो ये वाली वो अकाउंटेबिलिटी है कि जो दूसरे लफ्ज़ों में फॉलो अप है। लोग सुबह जाते हैं FMCG कंपनीज़ के अंदर और सुबह जाके टारगेट असाइन करते हैं और शाम को जाके दोबारा टारगेट के बारे में पूछते हैं। सेलुलर सेक्टर के अंदर 3 दफ़ा दिन में रिपोर्ट निकलती है और वो रिपोर्ट का मकसद क्या होता है कि आप अकाउंटेबिलिटी क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि भाई आज के दिन का तुम्हारा न्यू सिमें बेचने का टारगेट इतना था, 11 बजे तक तुमने कितनी बेची हैं, 3 बजे तक तुमने कितनी बेची हैं, 9 बजे तुमने कितनी बेची हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, वो उसको अकाउंटेबल कर रहे हैं ताकि वो उस अकाउंटेबिलिटी में से निकल ना सके। वो डेली का नंबर पूरा करेगा तो वीक का नंबर पूरा होगा, वीक का नंबर नहीं। इसके अंदर सर ये एक अच्छा बैलेंस चाहिए आपको इस पूरे मॉडल के अंदर। अगर एक एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे नेस्ले के अंदर हमने लाहौर के अंदर एक तजर्बा किया कि जियो टैगिंग कर दी, तमाम गाड़ियाँ, तमाम ऑर्डर बुकर, तमाम बंदे, सब उनकी जियो टैगिंग का मतलब क्या है कि गाड़ी जहाँ पे होगी, जितने बजे निकलेगी, उसकी
हमारे पास पूरी पिक्चर आती रहेगी कि ये गाड़ी इस वक्त मॉडल टाउन के फलाने वाली दुकान के ऊपर खड़ी हुई है, बंदा सोया हुआ है उसके अंदर, और उसने 60 दुकानें आज के दिन की विजिट करनी थी। वो जैसे ही अनाउंस किया हमने, जैसे ही वो लोगों को बताया कि यार इस तरह से जियो टैगिंग होगी, अगर बीच में से तुम स्किप करोगे कहीं पे तो पकड़े जाओगे। शुरू में तो पहले 10 दिन तो सेलें ही सेलें, हर बंदा पूरी दुकानें विजिट कर रहा है, राउंड पूरे विजिट कर रहा है, कोई बंदा बीच में से निकल नहीं पा रहा। लेकिन महीने डेढ़ के बाद लोग छोड़ के जाने शुरू हो गए कि जी ये काम हमारे से नहीं होता, इतने चेक एंड बैलेंस जो है उनके अंदर हम काम नहीं कर सकते। ये जो यहाँ एक और छोटा सा टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और वो है इन्फ्लुएंस का। ये जो सेल्स है ना, सेल्स दो चीज़ों का मजमुआ होती है। इफ़ यू आर गुड एट पीपल एंड इफ़ यू आर गुड एट नंबर्स, तो समझे सेल्स होनी शुरू हो जाएंगी। अगर लोग आपके साथ खड़े हैं ना, यकीन करें सेल कभी रुक ही नहीं सकती। आप जो चाहें, यू कैन गो एज फार एज यू थिंक यू कैन गो, आप वहाँ तक जा सकते हैं अगर लोग आपके साथ खड़े हैं। और लोग कब साथ खड़े होते हैं? लोग तब साथ खड़े होते हैं जब लोग आपकी प्रायोरिटी होते हैं। लीडरशिप एक इमोशनल कनेक्शन का नाम है बिटवीन टू पीपल। अगर इमोशनल कनेक्ट नहीं है, मैनेजरशिप तो हो सकती है, लीडरशिप नहीं हो सकती। मैं और मेरी टीम, हमारी इमोशनल बॉन्डिंग है कि नहीं है? मैं इन्फ्लुएंस करता हूँ कि नहीं करता? मेरा बंदे पे इन्फ्लुएंस है या नहीं है? अगर इन्फ्लुएंस नहीं है, इसका मतलब है इमोशनल कनेक्ट नहीं है। इमोशनल कनेक्ट नहीं है, लीडरशिप नहीं है, फॉलोअरशिप नहीं है। फॉलोअरशिप और लीडरशिप तब होगी जब एक इमोशनल बॉन्ड होगा। इमोशनल बॉन्ड होने का मतलब क्या है कि मैं और वो अपनी इज्जत साझी करके बैठे हुए हैं। मैं अपनी मिसाल देता हूँ। मेरा एक लाइन मैनेजर था, तो मुझे समझ नहीं आती थी, मैं उसके लिए दिन रात नहीं देखता था क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, और धड़ाधड़ उसके लिए काम करता था। और सुबह मतलब 9 बजे अगर फॉर एग्जाम्पल 8:30 बजे टाइम था, तो मैं 7:30 बजे चला जाता था, और शाम 5:30 बजे अगर ऑफ होना था तो 10 बजे तक मैं उसके लिए काम करता था। और कभी मुझे थकावट नहीं महसूस हुई। क्यों थकावट नहीं महसूस हुई? क्योंकि उसकी इज्जत मुझे अपनी इज्जत लगती थी। मुझे लगता था कि यार अगर मैंने परफॉर्म ना किया तो वो उसका नंबर नहीं डिलीवर हो सकेगा, वो वाली रिस्पेक्ट नहीं गेन कर सकेगा, उसका गोल नहीं पूरा हो सकेगा, वो वहाँ तक नहीं पहुँच सकेगा जहाँ तक वो पहुँचना चाहता है, क्योंकि वो मेरी केयर करता है, क्योंकि मैं उसको पीरों की तरह मानता हूँ। म्यूचुअल होता है, बिल्कुल म्यूचुअल होता है। और उस बंदे का कमाल क्या था? उस बंदे का कमाल ये था कि 3 एस्पेक्ट्स हैं। एक मैं हूँ, 3 एंटिटीज़ हैं। एक मैं हूँ, एक टास्क है, और एक वो है। अब हम 3 एंटिटीज़ हैं। एक वो है मेरा लीडर, एक मैं हूँ, और एक हम दोनों के दरमियान काम का एक रिश्ता है जो मैंने काम करना है। हर बंदे ने काम करना है। जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आया उसे काम करने के लिए आया है, उसने काम करना है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। लेकिन 2 तरह के लोग आपको मिलेंगे। एक वो लोग मिलेंगे जो काम लेने वाले होंगे, और एक वो होंगे जो कुछ देने वाले होंगे। ये गिव एंड गेट का मॉडल है। इज्जत हमेशा देने वाले की है, इज्जत कभी भी लेने वाले की नहीं है। जब भी मैं एज अ टीम ऑफ समवन ये कंसिडर कर लूंगा कि कोई बंदा मेरे से काम ले रहा है, और मैं उसकी इज्जत नहीं करूंगा। इसी के मुकाबले में, अब ये बारीक सी बात है समझने वाली, इसी के मुकाबले में जब मुझे ये फील आएगा कि कोई बंदा मुझे काम दे रहा है, वो इनको भी दे सकता है, वो इनको भी दे सकता है, वो उनको भी दे सकता है, लेकिन वो मुझे दे रहा है ताकि मैं इस काम से लर्न करूं, तो ये अप्रोच बिल्कुल उल्टी हो गई है। अब वो मेरे से काम ले नहीं रहा, अब वो मुझे काम दे रहा है, और चूंकि वो दे रहा है तो गोया मेरे दिल में उसके लिए इज्जत पैदा होगी। हर वो टीम जिसमें लीडर का फोकस लोग होते हैं, वो बड़ी प्रोडक्टिव हाई परफॉर्मिंग टीम्स होती हैं।
एक चीज़ होती है प्रोसेस, एक चीज़ होती है प्रोग्रेस और एक चीज़ होता है रिजल्ट। प्रोसेस अगर फॉलो किए जा रहे हों और प्रोग्रेस मॉनिटर की जा रही हो तो फिर रिजल्ट की फिक्र छोड़ देते हैं आप। प्रोसेस फॉलो हो रहा है, अगर प्रोसेस फॉलो हो रहा है और प्रोग्रेस आ रही है, गोया डायरेक्शन ठीक है, रिजल्ट आ जाएंगे। एग्जाम्पल, कोक का जो मॉडल है सेल्स का, वो प्रोसेस पे सिर्फ काम करता है, सिर्फ प्रोसेस पे, कोई अकाउंटेबिलिटी उनकी अदर देन प्रोसेस नहीं है। उनके सेल्स स्ट्रक्चर के अंदर जो पहली पोजीशन होती है उसको FSE कहते हैं, फील्ड सेल एग्जीक्यूटिव। उसके ऊपर उनका एरिया मैनेजर होता है, उसके ऊपर उनका TCM होता है और उसके ऊपर उनके डायरेक्टर्स होते हैं, टेरिटरी कमर्शियल मैनेजर, फिर उनका एरिया मैनेजर, उसके नीचे FSE। FSE के हाथ में एक डिवाइस होती है, एक मोबाइल डिवाइस होती है, जिस तरह का ये फ़ोन है, एक फ़ोन उसके हाथ में होता है। उस फ़ोन के अंदर उनका एक सॉफ्टवेयर डला होता है। उस सॉफ्टवेयर के अंदर क्या होता है, जियो टैगिंग हुई होती है। आप वो फ़ोन उठाते हैं और बाहर निकलते हैं और गाड़ी में बैठ के चलना शुरू हो जाते हैं। जैसे ही वो एप्लीकेशन आप ऑन करते जाते हैं, आपको यूनिवर्स सामने नज़र आना शुरू हो जाता है। यूनिवर्स क्या होता है, वो दुकानें जिनके ऊपर उन्होंने माल बेचना होता है, वो सारी दुकानें आपकी जियो टैगिंग में आपकी डिवाइस के ऊपर आनी शुरू हो जाती हैं। वो बता रही होंगी कि आगे बिस्मिल्लाह पान शॉप आ रही है। वो पूरा मैप बना हुआ है, उस मैप के ऊपर पूरी दुकानें प्लॉट हुई हैं। उन प्लॉटेड शॉप्स में आप जिस उसको क्लिक करते जाएंगे ना शॉप को, उस शॉप की पिछले 12-14 महीनों की हिस्ट्री खुल के सामने आ जाएगी। इसका ट्रेंड ये है, ये दुकान फलां प्रोडक्ट्स हमारी ज़्यादा बेचती है, इसकी मंथली सेल्स इतनी है। बट ये प्रोसेस बहुत वेल डिफाइंड है और मैनेजर्स का काम होता है मैनेज करना टीम। बहुत सारे मेरे जैसे लोग हैं, उनको ये भी नहीं पता होता कि मैनेजर का ऑफिशियल रोल क्या है। मेरा काम लेना, जैसे आप कह रहे थे, मतलब एक बहुत बड़ा रोल है कि मैंने काम करवाना है और साथ अपनी एफर्ट, आई हैव टू बी प्रोडक्टिव टू माय टीम, आई कैन नॉट बी डिस्ट्रक्टिव। अगर मेरा ही प्रोसेस उनको हर्ट कर रहा है तो फिर वो क्या फायदा होता है? नहीं, मैं जिस बात की तरफ आ रहा था ना, वो जो जियो टैगिंग वाली शॉप्स हैं, वो बेसिकली क्या कर रही हैं कि उन्होंने अपने FSE को उस प्रोसेस के अंदर फंसाया हुआ है कि तुमने 12 दुकानें रोज़ाना विज़िट करनी है और तुमने दुकानों के ऊपर जाके चिलर वेरीफाई करना है, तुमने उसकी जो कोल्ड अवेलेबिलिटी है, चिल्ड अवेलेबिलिटी, उसको इंश्योर करना है, चिलर की प्योरिटी को मेंटेन करना है। यानी कि चिलर के अंदर हमारे प्लानोग्राम के मुताबिक चीज़ें लगानी हैं या लगवानी है, अपने प्री सेलर से दुकानदार के साथ गुफ्तगू करनी है, चिलर को टैग करना है, दुकान की तस्वीर लेनी है, कोल्ड डिस्प्लेज करने हैं, वार्म डिस्प्लेज करने हैं और फिर दुकान से आगे चला जाना है। इसके अलावा वो उससे टारगेट का सवाल नहीं करते, क्योंकि प्रोसेस पे काम करते हैं। प्रोसेस को इम्प्लीमेंट उन्होंने किया हुआ है, प्रोसेस से बंदा हिले ना, प्रोसेस हो जाएगा ना पूरा। और प्रोग्रेस तो मॉनिटर हो ही रही है, टेक्नोलॉजी है, वो पूरी प्रोग्रेस आपको शाम को दे देगी कि कितनी दुकानें आपने विजिट की, कहाँ पे आप गए, कहाँ पे आप नहीं गए, किस दुकान का आपने क्या किया, क्या नहीं किया। प्रोग्रेस मॉनिटर हो रही है उनकी, टॉप टू बॉटम हर बंदे के सामने। अल्टीमेटली रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन सर मेरा प्रोसेस एफिशिएंट भी है, अगर मेरा प्रोसेस एफिशिएंट ना हो तो मेरे प्रोसेस में मसला है। हाँ, खड़ा हो फिर ज़ाहिरी बात है। मतलब प्रोसेस देखें, जब आप कंसल्टेंट के तौर पे काम कर रहे होते हैं तो आपने प्रोसेस को ही देखना होता है। कुछ स्टैंडर्ड डिफाइंड प्रोसेसेस हैं कि ये प्रोसेस करेंगे तो इस प्रोसेस का ये नतीजा निकलेगा। तो प्रोसेस आप उस स्टैंडर्ड के मुताबिक उसमें से डेविएशन को ख़त्म करते हैं, बग्स को रिमूव करते हैं, प्रोसेस सीधा करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे आप इम्प्लीमेंट करते जाते हैं, साथ ही रिज़ल्ट आने शुरू हो जाते हैं, प्रोग्रेस आप मॉनिटर कर रहे होते हैं। बीइंग लीडर, चाहे वो आप सेल्स के लीडर हों, चाहे आप जनरल मैनेजमेंट में हों, बीइंग लीडर हमेशा, जब आप लोगों को टास्क से ज़्यादा अहमियत देंगे, लोग आपके साथ खड़े होंगे। अगर आप टास्क की तरफ जाना शुरू कर देंगे तो इंसान बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मशीनरी है। इसकी ये जो आँखें हैं ना, ये 2 डायमेंशनल डेटा लेती हैं और 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनकी फोरकास्टिंग करती हैं।
आपके रेटिना के ऊपर जो इमेज आता है वो 2 डायमेंशनल होता है, लेकिन ये जो डिस्टेंस है ये 3 डायमेंशनल है। ये तीसरा पार्ट मेरी जजमेंट का है, मैं फासला जज करता हूँ मेरा और इसका कितना फासला है। ये जो जजमेंट है ना, ये क्या करती है, ये आपकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा रोल प्ले करती है। आप जज करते हैं। मैं इस कमरे में दाखिल हुआ, यकीनन आप उस वक़्त सोच रहे होंगे कि ये क्या बात करेगा, ये किस तरह की गुफ्तगू हमारे साथ करेगा, हम किन टॉपिक्स को टच कर रहे होंगे, हमारे मतलब ये जजमेंट्स हैं। मैं फ़ोन पे बात कर रहा हूँ, मेरे साथ बैठा हुआ मेरा बच्चा जो है वो गेज कर लेता है कि मैं जो जिससे बात कर रहा हूँ दूसरी साइड पे बंदा बात कर रहा है कि वो दूसरी साइड पे औरत बात कर रही है। वो 4 साल की एज में उसको ये पता लग जाता है कि जी उधर दूसरी साइड पे ये है। आधी बात से वो बाकी बात ट्रांसलेट कर लेता है, क्योंकि हम जज करना जानते हैं। तो आप किसी को धोखा नहीं दे सकते, आप टीम को चीट नहीं कर सकते। उनको 1 सेकंड में पता लग जाता है ये मेरे से काम लेने की गुफ्तगू हो रही है, बस इसको काम के साथ गर्ज है। और जनाब रिसालत इमाम के कुछ जुमले भी बड़े ज़बरदस्त किस्म के हैं कि लोग प्यार करने के लिए होते हैं, चीज़ें इस्तेमाल करने के लिए होती हैं। मामले ख़राब तब होते हैं जब चीज़ों से प्यार किया जाए और लोगों को इस्तेमाल किया जाए। जिस दिन आपकी टीम को ये फीलर आ गया कि मैं इस्तेमाल हो रहा हूँ, समझे स्टोरी एंड हो जाएगी। टास्क जो है वो रिज़ल्ट प्रोड्यूस करते रहेंगे। अपना फोकस बंदों की तरफ रख लें। प्रॉब्लम बंदों में नहीं होता, प्रॉब्लम बंदों के बिहेवियर्स में होता है, प्रॉब्लम बंदों की हैबिट्स में होता है, प्रॉब्लम बंदों की वैल्यूज़ में होता है, प्रॉब्लम बंदों के पास्ट एक्सपीरियंसेस में होता है। तो जब भी आप लीडरशिप की बात करेंगे तो उन लोगों को सबसे आगे रखें, सबसे पहली प्रेफरेंस। एक मैकियावेलिज्म का एक फैक्टर होता है, हाई मैक और लो मैक की पर्सनैलिटीज़ होती हैं। हाई मैक उन लोगों को कहा जाता है जिनका ताल्लुक रिज़ल्ट के साथ ज़्यादा होता है और मीन्स के साथ कम होता है। टारगेट होना चाहिए, चुक के माल दूजे दी टेरिटरी छोड़ दो, टारगेट होना चाहिए, टारगेट से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। ये हाई मैक लोग होते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो लो मैक होते हैं, ओहो मीन्स ख़राब नहीं करने हैं, 1 नंबर तरीके से करना है, हो गया तो ठीक है, ना हुआ तो कोई बात नहीं, मैं गलत काम नहीं करूँगा। तो यार हमेशा बंदों को आगे रखें, उन बंदों को फोकस करें, हमेशा देने की बात करें, हमेशा कुछ ना कुछ इंगेज करने की बात करें, कुछ ना कुछ सिखाने की। ये सिखाना कोई छोटी बात है, सिखाना भी बहुत बड़ा काम है। आप किसी के अंदर एबिलिटी को बिल्ड कर रहे हैं, मतलब ये इतना बड़ा काम है जिसकी कोई हद ही नहीं है। तो जब आप एक लाइन मैनेजर, एक लीडर की पोजीशन के अंदर बैठे होते हैं तो अपना फोकस बंदों पे रखें। जब फोकस आप बंदों पे रखेंगे ना तो बंदे आपके लिए जान मारेंगे। और एक और चीज़ का भी ख्याल रखना है, हमेशा ट्रस्ट वहाँ पे किया जाता है जहाँ कॉम्पिटेंसी अवेलेबल हो, जहाँ ट्रांसपेरेंसी अवेलेबल हो और जहाँ खुली किताब के तौर पे ना कैरेक्टर और वैल्यूज़ जो है वो सामने हो। हमेशा आप वहाँ ट्रस्ट करेंगे जहाँ बंदा कॉम्पिटेंट है, जहाँ बंदा ट्रांसपेरेंट है, आपसे छुपाता ही नहीं। मैं अपने बच्चों से बातें छुपा के कोई और बातें उनको बतानी शुरू कर दूंगा, थोड़ी देर बाद वो कहेगा आप मेरे सामने सिगरेट नहीं पीते लेकिन आप मेरे से छुप के तो पीते हैं, मेरी लीडरशिप ख़त्म हो जाएगी। मुझे ट्रांसपेरेंट रहना है, मुझे अपने आप को इम्प्रूव करना है, ना कि मुझे आसान रास्ता इख्तियार के झूठ बोलना है। तो बी ट्रांसपेरेंट। जब भी आप लीडरशिप की बात करें, ट्रांसपेरेंसी बड़ी शर्त है। ट्रांसपेरेंट रहेंगे, लोग आप पे ट्रस्ट करेंगे, उसको पता होगा यार ये बंदा मेरे से ये बात कर रहा है, यार ये मेरे से झूठ नहीं बोल सकता। और जब ट्रांसपेरेंट होंगे तो आप छुप भी नहीं सकेंगे। तो अपनी कॉम्पिटेंसी को भी बिल्ड करें, ऑपरेशनल कॉम्पिटेंसी को भी बिल्ड करें, लीडरशिप ट्रेड्स को भी डेवलप करें। और फिर तीसरी और सबसे पते की बात, ये किरदार बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। ये जितना मजबूत होगा उतना ट्रांसपेरेंसी आसान हो जाएगी। किरदार बंदा घर से लेके आता है वो डेवलप नहीं होता, ऑपरेशन भी डेवलप हो सकता, वो नहीं डेवलप हो सकता। लेकिन अगर वो डेवलप नहीं हो या वैल्यूज़ डेवलप ना हो तो वो वैल्यू सेट क्या है, वो क्या करेगा, वो आपके अंदर कोई ना कोई ऐसी नेगेटिविटी ज़रूर पैदा कर देगा जो
आपकी टीम को आपसे मुतनफ़र कर देगी। तो दीन तो हमारा वैसे भी मतलब इम्प्रूवमेंट की बात करता है, तरक्की का दीन है। मेरे अंदर कैरेक्टर में प्रॉब्लम है ना, हाँ वो तो है। हाँ मैं वो कैसे वो जितना भी इम्प्रूव कर लूँ प्रॉब्लम रह नहीं साथ। एक होती है वेरिएबल, मतलब एक मार्जिन से, एक होती है वो नहीं है मार्जिन, वो मैं कुछ भी कर लूँ नहीं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन कुछ स्टैंडर्ड हवाले से आप देखें तो बीइंग अच्छा ह्यूमन होना, पहले आप अच्छे इंसान बनेंगे तो फिर आप अच्छे लीडर भी बन सकेंगे। अगर अच्छे लीडर नहीं बनेंगे तो फिर बात नहीं बन सकेगी। तो कंक्लूडिंगली बात यही है कि इन्फ्लुएंस करते हुए, इन्फ्लुएंस जब भी आप करने की बात करेंगे तो इन्फ्लुएंस जो है वो आपकी पर्सनैलिटी से होगा, और हमेशा तब होगा जब आप बंदे को वैल्यू देंगे। कई दफ़ा छोटी सी बात जो है वो भी एकदम टीम्स के मोरल को बदल देती है, एकदम सारी की सारी सिचुएशन ही चेंज हो जाती है। मिसाल के तौर पे कोई टाइम ऐसा आ गया कि मेरा एक बंदा जो है वो फुटा मार के कहीं निकला हुआ था और मुझे पता चल गया। अब मैंने उसको इधर उधर से घुमा घुमा के कुरेदना शुरू किया, तो वो कुरेदते क्या हुआ, मुझे पता लग गई, बात सामने आ गई कि अच्छा वो फील्ड के अंदर नहीं था, वो कहीं इधर उधर निकला हुआ था। तो मैंने उसको साफ लफ्ज़ों में ये नहीं बताया कि मुझे पता लग गया, लेकिन उसने बीच में से जज कर ली ये बात कि हाँ इसको पता लग गया। और वो बंदा मेरे पास आया और उस वक़्त वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि मैं उसके साथ बहुत बुरे अंदाज में पेश आऊँगा, लेकिन वो मेरा बुरे अंदाज में ना पेश आना जो है वही उसके दिल में मेरी इज़्ज़त को और बढ़ा गया कि नहीं यार ये देखो इतनी सिचुएशन इस तरह की थी, लेकिन इस बंदे ने बड़े प्यार से मुझे समझाया, इसको पता भी सारी बात चल गई थी। तो वो एक बिहेवियर ऐसा था जिसने हर चीज़ को बदल दिया। ठीक है जनाब, अब बात को आगे लेके चलते हैं, चैनल्स की बात करेंगे। चैनल और चैनल स्ट्रैटेजी, जब भी आप कोई प्रोडक्ट मार्केट के अंदर लेके जाएंगे चैनल का बेस्ट फिट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ मैं दो तरह के चैनल्स आपको दिखाऊंगा। एक चैनल्स वो हैं जो ट्रेडिशनल चैनल्स हैं, हम आम तौर पे ई कॉमर्स की बात करते हैं या ई कॉमर्स के हवाले से हम बात कर रहे होते हैं। तो ई कॉमर्स एक टाइप ऑफ चैनल है। ई कॉमर्स के अलावा हमारे पास रिवायती बहुत सारे चैनल हैं। जब भी फॉर एग्जांपल आप कोई अपनी प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं कि यही प्रोडक्ट जो है ये मैं ई कॉमर्स के अलावा भी बहुत सारे चैनल्स के ऊपर लेके जा सकता हूँ, और भी बहुत से चैनल्स हैं। मेरे एक दोस्त हैं, वो इसी तरह से ऑनलाइन उन्होंने एक कपड़े का कारोबार शुरू किया और वो एम्ब्रॉयडरी वाले उनकी प्रोडक्ट थी। वो एक सर्टेन टाइम के बाद आके उनकी सेल रुक गई। वो कहते हैं यार पाकिस्तान के अंदर अब और सेल इससे ऊपर बढ़ नहीं पा रही। एक सर्टेन लेवल तक जो है वो सेल्स आई है, उसके बाद आगे सेल नहीं चल पा रही। तो जो ऑनलाइन की कैटेगरी के अंदर उनका शेयर बनता था वो वहाँ पे आके कहीं ना कहीं उसने ब्रेक लगा दी। तो जो भी जितनी भी FMCG कंपनीज होंगी उनके अंदर जब आप चीज़ों को देखने की बात करेंगे तो ये चंद वो चैनल्स हैं जो आपको ट्रेडिशनली नज़र आएंगे जिनके ऊपर RTMs बन रहे होंगे। चैनल क्या चीज़ होती है? चैनल एक ऐसे वास्ते को कहते हैं कि जिसके ज़रिए से आपकी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर तक पहुंचती है, और उसके लिए कौन सा चैनल आपको बेस्ट सूट करेगा, यही पूरी की पूरी सेल्स की स्टोरी है। यही सबसे बड़ी गेम है कि यार मेरा बेस्ट सूटेबल चैनल कौन सा है। फॉर एग्जांपल बेवरेज उठा के आप फार्मेसी पे ले जाते हैं, फार्मेसी उसका चैनल नहीं है, बेस्ट फिट नहीं है, वो बिकेगा सही उधर, लेकिन जितना वो कोल्ड कॉर्नर पे बिकेगा उतना वो फार्मेसी पे नहीं बिकेगा। बात मेरी समझ रहे हैं? तो ये जो बेस्ट फिट है ना, जब हमने कैटेगरी की बात की, ब्रांड्स की बात की, फोरकास्टिंग की बात की, चैनल की बात की, कैटेगरी की प्लानिंग की बात की, जब हम वो सारी बातें कर रहे थे तो उसके अंदर जिस चैनल की बात हो रही थी, तो चैनल के हवाले से हमें फिर स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी कि हमारा बेस्ट फिट चैनल कौन सा है। अब यहाँ पे चैनल्स के ना 2-3 नाम लिखे हुए हैं। एक ये जनरल ट्रेड की बात हो रही है यहाँ पे, ये ट्रेडिशनल पाकिस्तानी चैनल्स हैं, ये पाकिस्तान और इंडिया के अंदर आपको मिलेंगे। इसके अलावा कुछ और मुल्क हैं जिनके अंदर इस तरह की रिवायती ट्रेड पाई जाती है। अदर दैन दैट इतने मैसिव चैनल्स और मुल्कों के अंदर अवेलेबल नहीं है। तो पाकिस्तान का बड़ा एनरिच्ड किस्म का एक्सपीरियंस होता है जब आप ट्रेडिशनल ट्रेड की बात करते हैं,
रिवायती चैनल्स की बात करते हैं। और पाकिस्तान और इंडिया में स्पेशलिटी है यही वाली चीज़। हमारे पास पाकिस्तान के अंदर जो ट्रेड यूनिवर्स है, इन सारे चैनल्स की, जो चैनल्स यहाँ पे मैं भी आपको बताने वाला हूँ, ये तकरीबन 5 लाख दुकानें हैं। हमारे तो गली में किसी की बैठक खाली हो, वो उसके अंदर ही 2-4 चीज़ें रख के बेचनी शुरू कर देता है, क्योंकि कोई ट्रेड रजिस्ट्रेशन के कॉन्सेप्ट उस तरह से नहीं है। तो अल्टीमेटली चैनल ये बड़ी वाफर मिकदार में पाए जाते हैं। तो एक साइड है वो जो जनरल ट्रेड के नाम से जानी जाती है, ये छोटी छोटी जितनी दुकानें आपको नज़र आती हैं जनरल ट्रेड की होती हैं। इसके अंदर तमाम आप FMCG की प्रोडक्ट्स जो है ना उनको प्लेस करते हैं, और फिर ये इसके मुताबिक इस चैनल को सामने रख के आप डिफाइन करते हैं कि प्रोडक्ट कैसे कंज्यूमर तक पहुंचेगी। अगर कोक है मिसाल के तौर पे, तो वो इन चैनल्स में से अगर आप गौर करें तो कौन कौन से चैनल ऐसे हैं कि जिनके ऊपर अवेलेबल है जनरल ट्रेड। वो वाला चैनल है कि जो हर तरह की छोटी छोटी ट्रेड को लेके चलता है। उसके आगे स्पेशलिटी स्टोर्स हैं, जैसे टोबैको कियोस्क है। इसके आगे पेट्रोमार्ट है, पेट्रोल पंपों के ऊपर जो दुकानें बनी होती हैं। उसके आगे बेकरी है, उसके अंदर फार्मेसी है। उसके आगे आ जाएं तो होलसेल है। होलसेल वो चैनल होता है जो इन चैनल्स को सर्व करता है। इसके आगे आ जाएं तो मॉडर्न ट्रेड है, उनके अंदर मिनी मार्ट्स हैं, उनके अंदर सुपर मार्केट्स हैं, जैसे आपका कारफोर है, जैसे आपका मेट्रो है, जिस तरह से आपके इम्तियाज़ वगैरह हैं, इसी तरह से हाइपर मार्केट्स, ये इम्तियाज़ वगैरह ये सारे इसके अंदर आ जाते हैं, बड़ी बड़ी मार्केट। कैश एंड कैरीज हैं, और फिर ई कॉमर्स है। अब आप गौर करें कि ई कॉमर्स इन ट्रेडिशनल चैनल्स के अंदर एक साइड के ऊपर एक नया इमर्जिंग चैनल है। सारे चैनल ई-कॉमर्स को आप वो पकड़ लिए उसने। अब अगर कोक को आप उठा के देते हैं तो कोई ऐसी जगह नहीं है जिसके अंदर ये इन चैनल्स में से किसी जगह पे वो पाए ना जाते हों। ई-कॉमर्स का भी ऐसा कोई चैनल नहीं जो उन्होंने इसको छोड़ा हो। हाँ, वो उन्होंने भी तो डेवलप कर लिया, ये सब कुछ अब्जॉर्ब कर लिया। ये तमाम चैनल ई-कॉमर्स पे शिफ्ट किए उन्होंने। एक और ऑर्गेनाइजेशन का मैं थोड़ा सा आपको तारुफ कराता हूँ। एक ना सेल्स से रिलेटेड एक सॉफ्टवेयर आमतौर पर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज इस्तेमाल कर रही होती हैं, और वो एक सॉफ्टवेयर जो है तकरीबन 12 से 15 FMCGs है पाकिस्तान के अंदर जो ऑपरेट कर रही हैं उस एक सॉफ्टवेयर को। उसका नाम है सेल्स फ्लो। बहुत ही अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क चैनल है वो सॉफ्टवेयर है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का। और मज़े की बात यह है कि वो जिस कंपनी ने बनाया हुआ है उस कंपनी ने अपनी ऐप जुगनू के नाम से मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस करा दिया। अब वही ऑर्गेनाइजेशन है, उन्हीं के पास पूरा का पूरा डेटा है। नेशनल फूड वाले भी वही यूज़ कर रहे हैं, नेस्ले भी वही यूज़ कर रहा है, शान फूड के पास भी वही है, और 75 कंपनीज हैं वो भी वही सेम सॉफ्टवेयर यूज़ कर रही हैं। उसकी पूरी डेटाबेस उनके पास क्लाउड के ऊपर हर वक्त अवेलेबल है। उन्होंने कहा क्यों ना अपनी ऐप लॉन्च कर दी जाए, और डेटा हमारे पास आ जाए तो कंज्यूमर तो हम उठा ही लेंगे, कंज्यूमर तो हमारे पास आ ही जाएगा। उन्होंने क्या किया, सारी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट किया कि जी नेस्ले भी दे दे माल, पेप्सी पे भी दे दे, कोक भी दे दे, बिस्किट वाली कंपनियां भी दे दें, यूनिलीवर से भी माल ले लिया, PNG से भी माल ले लिया, CP वालों को भी कहा, कोलगेट पाल्मोलिव वालों को भी तुम भी माल दे दो। और उन्होंने वो ऐप रिटेल चैनल्स के ऊपर मुतारफ़ करानी शुरू कर दी कि जितनी ट्रेडिशनल ट्रेड है ये अपने पास ऐप इंस्टॉल करे, ऐप में ऑर्डर जनरेट करे, वो ऑर्डर हम आपको डिस्पैच कर दें। गोया ई कॉमर्स ने ट्रेडिशनल चैनल्स के अंदर जगह बनानी शुरू कर दी। तो ये इससे रिलेटेड को 2-4 चीज़ें मैं आपको और दिखाता हूँ आगे। ये इनकी डेफिनेशन है, ये भी आपको जब मैं दूंगा आपको इसमें सब कुछ मिल जाएगा। तकरीबन 2.5 बिलियन कंज्यूमर है जो ई कॉमर्स के ऊपर लगा हुआ है, और अब कॉमर्स जो है वो डिवाइसेस को भी साथ साथ जोड़ी जा रही है, और बॉट्स वाली जो एक्टिविटीज़ हैं वो अल्टीमेटली डेवलप हो गई हैं कि आप वेबसाइट के ऊपर जाते हैं तो रोबोट जो है वो आपके साथ काम करना शुरू कर देता है। ये कुछ और एग्जांपल्स हैं इसी तरह की। और यहाँ ये एक छोटी सी वीडियो है जो कि बेसिकली कंज्यूमर एक्सपीरियंस से रिलेटेड है कि टेक्नोलॉजी किस तरह से इवॉल्व कर गई है। तो देखा आपने कैसे चैनल इवॉल्व होते जा रहे हैं, और अब आगे ई कॉमर्स किन किन चीज़ों को साथ साथ जोड़ी जा रही है कि आप मॉडर्न ट्रेड में भी जा रहे हैं और कंज्यूमर एक्सपीरियंस की भी बात कर रहे हैं। एक और मैं आपको इसी तरह की चीज़ दिखाता हूँ। अभी ये भी 2020 के अंदर स्टोर ओपन हो गया था अमेज़ॉन का,
तो किस तरह से जो टेक्नोलॉजी है वो पेनिट्रेट करती जा रही है। एक और छोटी सी एग्जांपल इसी तरह से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स की। तो आप तमाम लोगों के सब्र का बहुत सारा शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।